एपिसोड 61। आर्या या सोना। अब तक सिद्धार्थ आया तो अपनी ड्राइवर के साथ था, पर उसने ड्राइवर को उसी पल वापस भेज दिया था, क्योंकि वह आज खुद ही कर ड्राइव करके अपने छोटे से फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हुए घर जाना चाहता था। सिद्धार्थ के जाने के बाद सोना अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए वहीं पर खड़ी थी। इधर आरिश होटल से बाहर निकलता है। उसके नजरें अभी सोने के ऊपर ही जमी हुई थी। वह तेजी से अपने कदम पार्किंग की तरह बढ़ा देता है, पर जैसे ही वह सोने के साइड से गुजरता है, एक अजीब सा है एहसास उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद बारिश हल्के से टर्न हो गए, तुरंत ही पीछे पलट कर देखता है। पर जैसे ही वह पीछे पलट कर देखता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी इमोशंस आ जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ने लगी थी। अब आगे आरिश को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। पहले वह छोटा सा बच्चा जो कि बिल्कुल उसी की तरह था, और अब उसके सामने खड़ी वह लड़की उसे लड़की के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए आरिश की आंखें खुद ब खुद ही नम हो गई थी। उसका छोटा सा चेहरा वही चेहरा था जिसकी आरिश को तलाश थी, वही चेहरा जिसके लिए आज तक आरिश तड़प रहा था। उसे चेहरे की तरफ देखते हुए आरिश की आंखों में जो दर्द उभर आया था, उसके साथ ही एक सुकून भी उभर आया था। आरिश एक तक अपनी नम आंखों से सोना की तरफ देख रहा था, वही सोने का बिल्कुल भी ध्यान आरिश की तरफ नहीं था। वह अपने बेटे से कुछ बात कर रही थी, जिसका जवाब आदिश भी अपने सर को हाँ और ना में हिलाकर जवाब दे रहा था। वही आरिश तो जैसे जमा हुआ सोने की तरह से देख रहा था, वही शक्ल और वही आवाज और वही अंदाज जो उसकी बीवी में थे। सोना का चेहरा बिल्कुल आर्या की तरह था, और सोना की तरफ देखकर आर्या के साथ बिताए गए पल उसकी आंखों के सामने किसी फ्लैशबैक के जैसे घूमने लगे थे। आर्या का मिलन और उसकी शादी होना, उसे आर्या को यूं परेशान करना, और आर्या का उसे खाई में खुद जाना, आरिश की आंखों के सामने ये सब किसी रील के जैसे चल रहा था। आरिश अपनी आंखों में नमी लिए बस सोने की तरफ देखे हुए आर्या की यादों में खोया हुआ था। तभी अचानक आ रही के दोनों हाथों की मुठिया कर गई, क्योंकि कोई आदमी जाकर सोना को पीछे से बैकहैक करके खड़ा हो जाता है। वही उस आदमी की सिर्फ साइड व्यू आरिश को दिख रही थी। उस आदमी का चेहरा देख आरिश को उसे आदमी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वह उस आदमी को जाकर अभी मार दे। आरिश अपने कदमों को उस ओर बढ़ने लगता है, और सोना को वह आदमी हैक करके खड़ा था। आरिश अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कोई आरिश को पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वही गुस्से में आगे बढ़ रहा आ रही जब अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करता है, तो झटके से पीछे मुड़कर देखता है। अपने पीछे अपने असिस्टेंट को पकड़ आरिश अपने दांतों को पीसते हुए असिस्टेंट को देखने लगता है। वहीं आरिश का असिस्टेंट घबराकर आरिश को देखता है, लेकिन उसके मुंह से आरिश को इतने गुस्से में देखा कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। तभी आरिश गुस्से में उसे असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ, इस तरह से रोकने का क्या मतलब है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। वही आरिश का इतना चिल्लाना सुनकर वह असिस्टेंट जम जाता है, और थोड़ा हकलाते हुए आरिश से कहता है, बॉस सब कुछ तैयार है, आप चल सकते हैं। असिस्टेंट की बात सुनकर आरिश दांतों को किटकिटाते हुए असिस्टेंट को घूमता है, फिर असिस्टेंट को पूरी तरीके से इग्नोर कर अपने पीछे मुड़कर उस दिशा में देखता है जहां पर सोना उन बच्चों के साथ खड़ी थी, लेकिन इस वक्त सोना वहां नहीं थी। सोना को वहां ना देखकर आरिश हैरान हो जाता है। इसके साथ ही आरिश अपने कदमों को जल्दी आगे बढ़कर हर तरफ देखने लगता है। आरिश उसे जगह पर पहुंचकर हर तरफ देख रहा था, लेकिन उसे उसकी आर्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आरिश इस वक्त बहुत ज्यादा घबराते हुए हर तरफ अपनी आर्या, अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वह कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आर्या को अपने पास न पाकर आरिश को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके साथ ही आरिश एक मुक्का अपने सामने की दीवार के वॉल पर मार देता है। कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद आरिश एक लंबी गहरी सांस लेता है, फिर अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देता है। आरिश अपने कदम आगे तो बढ़ा देता है, पर उसकी नजरें बार बार पीछे मुड़ने पर उसे मजबूर कर दे रही थी। उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी जो देखा वह सच था, पर वह ये भी जानता था कि उसका दिल इस तरह से बेकाबू होकर तभी धड़कता था जब आर्या उसके आसपास हो। आर्या की मौजूदगी का एहसास उसके दिल को सबसे पहले होती थी, चाहे आर्या उसकी नज़रों में आए ना आए, पर उसका दिल आर्या की मौजूदगी के एहसासों को महसूस कर ही लेता था। पर आर्या अब तक आरिश की आंखों से ओझल हो चुकी थी। इधर सिद्धार्थ सोना को लेकर कार में बैठता है, और वह खुद भेजकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सिद्धार्थ जो कि अपनी कार लेकर पहले ही आ चुका था, और वह खुद अपनी कार से निकालकर सोना और अपने बच्चों को लेने गया था। वह सोना को आगे पैसेंजर सीट पर बैठता है,
और दोनों बच्चों को अच्छी तरह से बैक सीट पर बैठकर उन्हें सीट बेल्ट लगाने के बाद खुद अपनी जगह पर आकर बैठता है और वह अपने कार को सीधा अपने ही महल की तरफ बढ़ा देता है। रास्ते में सोना सिद्धार्थ से कुछ कह रही थी, जिसका जवाब सिद्धांत बहुत ही प्यार से सोना को दे रहा था और वह बहुत ही प्यार से सोना को समझा भी रहा था। सिद्धार्थ और सोना आपस में बातें करते हुए पैलेस पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ कार को पैलेस के पार्किंग में पार्क करता है और वह सोना और अपने बच्चों को लेकर कार से बाहर आता है। सिद्धार्थ सोने के हाथ को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपने बेटे का हाथ पकड़ अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वही सोना ने अपने दूसरे हाथ से अपने नन्ही सी प्रिंसेस को थाम रखा था। सिद्धार्थ पैलेस में जैसे ही कदम रखता है, वैसे ही वह एक सर्वेंट को रोककर अपने पास बुलाता है। वह सर्वेंट तुरंत सिद्धार्थ के पास आता है और अपना सिर झुकाते हुए बहुत है रिस्पेक्टफुली सिद्धार्थ के कहने का इंतजार करने लगता है। वही सिद्धार्थ एक नज़र सोने की तरफ देखता है और फिर उसके बाद में वह सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, कढ़ाई पनीर, मशरूम और लच्छा पराठा आधे घंटे में टेबल पर चाहिए। सिद्धार्थ इतना कहकर सोना और दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। पर सिद्धार्थ के मुंह से खाने का नाम सुनकर सोना की आंखों में जो चमक आई थी वह उसके चेहरे से झलक रही थी। सोना मुस्कुराते हैं सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी, पर सिद्धार्थ सामने की तरफ देखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, पर वह सोना की नज़रों को बखूबी अपने ऊपर महसूस कर सकता था। लेकिन सिद्धार्थ अपने चेहरे के भाव बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देता है और ना ही वह पलटकर सोना की तरफ देखता है, क्योंकि वह जानता था कि जब भी वह सोने की पसंद का खाना सोना के लिए बनवाता था और सोना जिस तरह से उसे देखती थी, वह देखने के बाद उसका दिल इतनी तेज रिश्ता धड़कता था कि खुद को रोक पाना उसके लिए मुश्किल होने लगता था। इधर सर्वेंट सिद्धार्थ के बात सुनकर तुरंत ही किचन की ओर भागती है, क्योंकि वह सिद्धार्थ के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वह तुरंत ही वहां भाग किचन में आती है और वहां पर काम कर रहे हैं शेफ की तरफ देखते हुए थोड़ी सी तेज आवाज में बोली, कढ़ाई पनीर, मशरूम और लच्छा पराठ मास्टर को आधे घंटे में टेबल पर चाहिए। उस सर्वेंट की बात सुनकर है सारे शेफ जो कि अपने खाने बनाने में बिजी थे, वह हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, पर वह सभी जानते थे कि सिद्धार्थ का ऑर्डर कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी उन सब की है, क्योंकि अगर एक मिनट भी लेट होता है तो सिद्धार्थ का गुस्सा भले ही सोना के सामने ना निकले पर अकेले में वह अपना गुस्सा जरूर निकाल लेता है। इसलिए सब तुरंत ही हवा की तेजी से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कोई मैदा तैयार कर रहा था, तो कोई पनीर की कटिंग कर रहा था, तो कोई मसाले तैयार कर रहे थे। सभी अपने अपने कामों में लग चुके थे। वही बस सर्वेंट अपना काम खत्म करने के बाद उन सबको बताने के बाद वापस से किचन से बाहर आती है और फिर वह अपने कामों में लग जाती है। इधर सिद्धार्थ जो कि सोना और बच्चों को लेकर रूम में आ चुका था। सिद्धार्थ सोना को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों यहीं पर थोड़ी देर वेट करो, तब तक मम्मा चेंज करके आ रही। इतना बोल सिद्धार्थ सोना को लेकर चेंज रूम के अंदर चला जाता है। इधर सिद्धार्थ के बात सुनकर दोनों बच्चे बेड पर चढ़कर बैठ जाते हैं। इधर सिद्धार्थ सोना को चेंजिंग रूम में छोड़कर दोनों बच्चों के कपड़े लेकर चेंजिंग रूम से बाहर आता है और उन दोनों की तरफ देखता है जो कि बेड पर चढ़कर बैठ चुके थे। सिद्धार्थ अपने हाथ में पकड़े कपड़े को आदिश की तरह बढ़ते में बोला, बेटा जाओ जाकर चेंज करके आओ। इतना कहकर सिद्धार्थ उसके हाथों में कपड़ा था थमा देता है। आदिश तुरंत ही सिद्धार्थ के हाथों से अपने कपड़े को लेकर बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ता है। वही उसकी नन्ही प्रिंसेस वह तुरंत बेड से खड़े हो जाती है और अपने छोटे छोटे हाथों को सिद्धार्थ की तरह बढ़ा देती है। सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है और फिर वह मुस्कुराते हुए अपनी नन्ही सी बच्ची को अपने गोद में लेकर वही बेड पर ही बैठ जाता है। सिद्धार्थ पंखुड़ी के डांगरी की बटन्स खोलता है और उसे पंखुड़ी के बॉडी से अलग कर देता है। उसके बाद वह उसकी शर्ट को में उतार कर वही बेड पर रख देता है और उसे कंफर्टेबल से छोटी सी शॉर्ट्स और ढीली सी टी शर्ट पहना देता है। उस बड़ी सीधी टी शर्ट से पंखुड़ी के छोटे से शॉर्ट्स छुप जा रहे थे, साथ ही वह उस ढीली सी टी शर्ट में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। पंखुड़ी के छोटे छोटे हाथ टी शर्ट की बाजू की वजह से पूरी तरह से कवर हो जा रहे थे, जिससे पंखुड़ी डॉल की तरह नजर आ रही थी। सिद्धांत पंखुड़ी के कपड़े चेंज करने के बाद पंखुड़ी की तरफ देखता है जो कि अपनी टिमटिमाती आंखों से उसकी तरफ ही देख रही थी। सिद्धार्थ अब एक नज़र बाथरूम के दरवाजे और चेंजिंग रूम के दरवाजे की तरफ डालता है और उसके बाद में पंखुड़ी को अपने गोद में लेकर उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, जब तक मम्मा और भाई चेंज करके आते हैं तब तक डैडी पंखुड़ी का चेकअप करवा लाते हैं।
वरना आपकी मम्मा आपको तो डांटेगी ही और मुझे आज कमरे से बाहर कर देगी, जो कि आपके डैडी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सिद्धार्थ अपने बातें कहते हुए पंखुड़ी को अपनी गोद में लेकर कमरे से बाहर आ जाता है और वह सीधा फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद सिद्धार्थ पंखुड़ी को लेकर एक कमरे की तरह बढ़ जाता है। एपिसोड 62 सिद्धार्थ की पजेसिवनेस। अब तक जिससे पंखुड़ी डॉल की तरह नजर आ रही थी। सिद्धांत पंखुड़ी के कपड़े चेंज करने के बाद पंखुड़ी की तरफ देखता है, जो कि अपनी टिमटिमाती आंखों से उसकी तरफ ही देख रही थी। सिद्धार्थ अब एक नज़र बाथरूम के दरवाजे और चेंजिंग रूम के दरवाजे की तरफ डालता है और उसके बाद में पंखुड़ी को अपने गोद में लेकर उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, जब तक मम्मा और भाई चेंज करके आते हैं तब तक डैडी पंखुड़ी का चेकअप करवा लाते हैं, वरना आपकी मम्मा आपको तो डांटेगी ही और मुझे आज कमरे से बाहर कर देगी, जो कि आपके डैडी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सिद्धार्थ अपने बातें कहते हुए पंखुड़ी को अपनी गोद में लेकर कमरे से बाहर आ जाता है और वह सीधा फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद सिद्धार्थ पंखुड़ी को लेकर एक कमरे की तरह बढ़ जाता है। अब आगे सिद्धार्थ पंखुड़ी को लेकर उसे रूम के अंदर आता है, जहां पर पहले से ही काफी सारे डॉक्टर लाइन में मौजूद थे। उन डॉक्टर की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है और पंखुड़ी को लेकर जाकर बेड पर लेट देता है। पंखुड़ी को बेड पर लेटने के बाद सिद्धार्थ सबकी तरफ अपने गहरी नजरों से देखता है और फिर वह कठोर आवाज में बोला, हैव यू ऑल वॉश्ड योर हैंड्स? आर योर हैंड्स कंप्लीटली क्लीन? सिद्धार्थ के इस सवाल पर डॉक्टर सभी पहले तो सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं और फिर वह सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वह सभी जानते थे कि सिद्धार्थ कैसा है। वह सभी को पहले अपने बच्चों को छूने देने से पहले अपने हाथों को अपने सामने साफ करवाता था, उसके बाद ही वह अपने बच्चों को हाथ लगाने देता था। सिद्धार्थ पहले भी कई बार इंडिया आ चुका था, लेकिन हर बार सिर्फ अपने बेटे को लेकर ही यहाँ आया करता था, पर इस बार वह अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आया है और यहाँ के जितने भी डॉक्टर थे वह सभी अच्छी तरह से सिद्धार्थ के स्टेटस के वाकिफ थे, इसलिए वह सभी पहले से ही अपने हाथों को वॉश करके वहां पर खड़े थे। सिद्धार्थ के पूछने पर सभी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेता है और उन सब की तरफ देखते हुए बोला, If I start believing everyone just by saying something, then what is the use of my eyes? So everyone clean your hands once again in front of my eyes. सिद्धांत के इस तरह कहने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उन सभी के चेहरे पर हैरानी साफ साफ नजर आने लगे थे। मतलब यह आदमी कहना क्या चाहता था कि वह सभी झूठ बोल रहे हैं, पर उनमें से किसी के भी यह हिम्मत नहीं थे सिद्धार्थ से सवाल करने का, इसलिए कोई भी सिद्धांत से यह सवाल नहीं करता है और एक एक करके सभी उसे रूम में है अटैच बाथरूम में अपने हाथों को वॉश करने के लिए चले जाते हैं और एक एक करके अपने हाथों को वॉश करके बाहर आते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ उन सबको पंखुड़ी को चेकअप करने की इजाज़त देता है। वह सभी डॉक्टर पंखुड़ी को चेक करने लगते हैं। पंखुड़ी बिल्कुल नॉर्मल थी। पंखुड़ी को चेक करने के बाद सभी डॉक्टर का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कह तो कह क्या। पंखुड़ी का बॉडी टेम्परेचर से लेकर उसके हर एक चीज़ बिल्कुल ठीक थी। फिर सिद्धार्थ इसका चेकअप क्यों करवा रहा था, ये किसी भी डॉक्टर की समझ से बाहर थी। वह सभी एक दूसरे की तरफ अजीब नज़रों से देखते हैं और फिर एक गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर बहुत ही शांत आवाज में बोले, मास्टर, आपकी लिटिल प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। उस डॉक्टर की बातें सुन भी कर सिद्धार्थ आपने एक आईब्रो उठाता है और फिर उसे डॉक्टर की तरफ अपनी कठोर नज़रों से देखते हुआ बोला, माई प्रिंसेस एट आइसक्रीम टुडे, आर यू श्योर इट वोंट मेक हर फील बैड? सिद्धार्थ के इस सवाल में तो जैसे डॉक्टर के होश उड़ा दिए थे। वह सभी अपने दिल के धड़कनों को रोके हुए सिद्धार्थ की तरफ ऐसा देख रहे थे जैसे सिद्धार्थ किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। भला उनमें से कोई भी डॉक्टर यह कैसे बता सकता था कि सिद्धार्थ की प्रिंसेस ने जब आइसक्रीम खाया है तो उसकी तबीयत कब खराब होगी या फिर होगी भी या नहीं। फिलहाल तो वह बिल्कुल ठीक थी, उसमें से ऐसे एक भी लक्षण पाए नहीं जा रहे थे जिससे ये लगे कि हाँ ये बीमार होने वाली है, और सब उनमें से किसी को भी कोई ऐसी सिम्टम्स नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो वह भला सिद्धार्थ को कैसे बता सकते थे कि उनकी बेटी की तबीयत खराब होगी भी या नहीं, और वैसे भी क्या तबीयत खराब होगी तो वह उसे डॉक्टर से पूछ कर होगी। सभी डॉक्टर का चेहरे के भाव बिल्कुल एक ऐसा था और उन सब का रिएक्शन सिद्धार्थ की तरफ बिल्कुल एक जैसा था। सिद्धांत डॉक्टर को कुछ ना बोलता हुआ देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और वह अपनी आंखें छोटे छोटे करते हुए उन सभी डॉक्टर्स की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से भरी आवाज में बोला,
अब क्या तुम सभी के मुंह में दही जम हुए हैं? जल्दी से जल्दी मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों के सामने रहकर अपने समय को इस तरह से बर्बाद करूं। सिद्धार्थ के मुंह से बेइज्जती सुनने के बाद तो वह सभी डॉक्टर का ऐसा हाल था जैसे अगर उन्हें चुल्लू भर पानी मिल जाए तो बस अभी उसमें डूबकर अपनी जान दे दे, क्योंकि इस बददिमाग आदमी से कुछ कहना न कहना उन्हें बराबर ही लग रहा था। एक तो यह आदमी जो कि फालतू के सवाल पूछे जा रहा था, ऊपर से वह उन सभी डॉक्टर को ही बेवकूफ़ कह रहा था। मतलब ये भी एक हद होती है। और में से एक डॉक्टर आगे बढ़ता है और फिर वह सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने सर को झुकते हुए बोला, मास्टर अभी लिटिल प्रिंसेस की बॉडी में ऐसी कोई भी सिम्टम्स नहीं है जिससे ये पता चले कि वह बीमार होने वाली है, इसलिए वह बिल्कुल सही है। उस डॉक्टर की बात सुनने के बाद भी सिद्धार्थ शांत नहीं रहने वाला था, पर वह जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सोना अंदर आती है और सभी की नज़रें उसी तरफ चली जाती है। लॉन कुर्ती प्लाजो में सोना ने अपने लंबे बालों के बना रखी थी और उसका छोटा सा चेहरा इस समय बिना किसी मेकअप के ही चमक रहा था। सोने की खूबसूरती ऐसी थी कि वह सभी डॉक्टर अब सोने से अपनी नज़रें तक हटाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। वह सभी एकटक सोना को ही निहारे जा रहे थे। कमरे के दरवाजा खुलने से सिद्धार्थ की भी नज़रें दरवाजे की तरह चल जाती है और वह जो कह रहा था वह बीच में ही रुक जाता है। सिद्धार्थ देखता है कि कमरे में अभी अभी सोना आई थी। सोना को कमरे में देखकर सिद्धार्थ तुरंत ही अपनी नज़र उठाकर अपने सामने खड़े उन डॉक्टर की तरफ देखते हैं और अगले ही पल उसका हैंडसम सा चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है और अगले ही पल हुआ अपने दांतों को किटकीटते हुए बोला, कंट्रोल योर आइज अदरवाइज योर आइज विल बी हैंडेड ओवर टू यू राइट हियर। सिद्धांत का इतना कहना था और उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर तो सारे डॉक्टर कांप उठते हैं। वह सभी तुरंत ही अपनी नज़रें सोना से हटाकर चुपचाप अपने सर को झुकाकर खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ ने अपनी बात इतनी धीरे से कही थी कि सिर्फ उसके पास खड़ी डॉक्टर से सिद्धार्थ की बातें सुन पाए थे। सिद्धार्थ सोने की तरफ देखते ही अपने कदम सोने की तरफ बढ़ा देता है। वही सोना गौर से सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी और वह थोड़े से गुस्सा करते हुए सिद्धार्थ से बोली, यह क्या फालतू के सवाल इन सब से कर रहे हैं? भला इन सबको कैसे पता होगा कि आपकी प्रिंसेस जो कारनामे करती है उसका अंजाम क्या होगा? और अब इन लोगों को डराना बंद कीजिए और अपनी प्रिंसेस को लेकर बाहर चले, खान लग चुका है टेबल पर। सोना सिद्धार्थ के ऊपर गुस्सा कर रही थी। वही सिद्धार्थ चुपचाप सोना की बातें सुन रहा था। वह पलटकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है। वही सभी डॉक्टर हैरानी से मुंह फाड़े सामने की तरफ देख रहे थे। उन सब में से किसी को अपने कानों पर और अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ जिसने इस कुछ ही पलों में उन सब की सांसें रोक दिए थे और अब वह खुद ही रखकर अपनी बीवी की डांट खा रहा था। ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा था उन सब के लिए। सभी इस नज़ारे का मजा ले रहे थे। जहां थोड़ी देर पहले तक उनमें से किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वहां अभी सिद्धार्थ की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई तो ऐसा था दुनिया में जो सिद्धार्थ सिंघानिया को अपने कंट्रोल में कर सकता था। अब उन सभी डॉक्टर के चेहरे पर हल्के हल्के से स्माइल दिखने लगती हैं। वही सोना सिद्धार्थ को डांटने के बाद अपनी नज़रें सामने डॉक्टर की तरफ करती हैं और फिर वह हल्की से स्माइली उन सभी डॉक्टर्स की तरफ देखते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोली, आप लोग प्लीज़ जा सकते हैं और आपको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पति थोड़े से अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा ही पजेसिव है, जिसकी वजह से वह कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देते हैं। इतना कहकर सोना सिद्धार्थ के हाथों को पकड़कर सिद्धार्थ को खींच कर साइड करती है और उन सभी डॉक्टर को जाने का इशारा करती है। वह सभी डॉक्टर एक एक करके बाहर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सोना सिद्धार्थ की तरफ घूरते हुए बैग के पास जाती हैं और पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा लेती हैं। वही पंखुड़ी शांति से रूम में हो रही मूवी का मजा ले रही थे। उसकी टिमटिमाती आंखें इस समय चमक रही थी। वही उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। अपनी बेटी के इस शैतानी चेहरे की तरफ देखते हुए सोने का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से लाल होने लगता है और वह और भी बुरी तरह से सिद्धार्थ की तरफ घूरते हुए पंखुड़ी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, देख रहे हैं आप इसके रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। आपने ही इसे इतना ज्यादा बिगाड़ रखा है कि ये दूसरों के डांट खाने पर खुश होती है। सोने के ऐसा कहने पर सिद्धार्थ अपनी नजरें उठाकर सामने अपने बच्चों की तरफ देखता है, जो कि इस समय सोने की गोद में थी। उसकी बच्ची के रिएक्शन सच में जैसे सोना का रही थी वैसे ही था। वह छोटी सी बच्ची अपनी चमकती आंखों से सबकी तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ अब प्यार बेचारा सा मुंह बनाकर सोने की तरफ देखता है और अपनी आंखों से ही उसे मनाने की कोशिश करता है
पर सोना उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कैमरे से बाहर निकल जाती है। सिद्धार्थ भी अब गहरी सांस लेते हुए अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचता है और अपनी आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि सिर्फ उन डॉक्टर की वजह से सोना ने उसे डांटा था और एक बार फिर से सोना उससे गुस्सा हुई थी। सिद्धार्थ का तो जी कर रहा था वह जाकर उन सभी डॉक्टर को एक एक कर लाइन से शूट कर दे, पर वह ऐसा करने से खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि अगर वह ऐसे ही लोगों को मारता रहा तो एक दिन इस देश की आबादी ऐसी हो जाएगी कि आदमी रहे ना रहे ये जगह सुनसान ही रह जाएगी। सिद्धार्थ भी अब अपने कदम सोने के पीछे पीछे बढ़ा देता है। सोना पंखुड़ी को लेकर डाइनिंग एरिया में आती है। वहां देखती है वह जैसे आदेश को चेयर पर बिठा कर गई थी, आदेश बिल्कुल उसी तरह से बैठा हुआ था। आदेश की तरफ देखकर सोना के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। एक उसका बेटा ही था जो उसकी सारी बातें माना करता था, बाकी उसकी बेटी और उसके पति तो अपनी मन की करते थे। और उसके बाद जब वह गुस्सा हो जाती थी तो वह दोनों ऐसे उसे मनाने आते थे और ऐसे प्रिटेंड कहते थे जैसे उन दोनों की कोई गलती ही ना हो, और अभी भी यही हो रहा था। सोना इन गुस्से से अपने नाक फुलाते हुए डाइनिंग एरिया में आकर पंखुड़ी को उसके चेयर पर बैठा देती है। पंखुड़ी की छोटी सी चेयर काफी ऊंची थी और वह उस चेयर पर बैठ टेबल पर अपने छोटे छोटे हाथों को रख देती है। वही सोना जाकर अपने बेटे के बगल में बैठ जाती है, क्योंकि आज वह पंखुड़ी और सिद्धार्थ से सच में बहुत ही ज्यादा नाराज थी। पंखुड़ी की इतनी छोटी सी उम्र थी और इस तरह से उसका बिहेवियर सोना को बहुत ही अजीब फील करवाता था। एपिसोड 63 फ्लैशबैक। अब तक सोना पंखुड़ी को लेकर डाइनिंग एरिया में आती है। वहां देखती है वह जैसे आदेश को चेयर पर बिठा कर गई थी, आदेश बिल्कुल उसी तरह से बैठा हुआ था। आदेश की तरफ देखकर सोना के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। एक उसका बेटा ही था जो उसकी सारी बातें माना करता था, बाकी उसकी बेटी और उसके पति तो अपनी मन की करते थे। और उसके बाद जब वह गुस्सा हो जाती थी तो वह दोनों ऐसे उसे मनाने आते थे और ऐसे प्रिटेंड कहते थे जैसे उन दोनों की कोई गलती ही ना हो, और अभी भी यही हो रहा था। सोना इन गुस्से से अपने नाक फुलाते हुए डाइनिंग एरिया में आकर पंखुड़ी को उसके चेयर पर बैठा देती है। पंखुड़ी की छोटी सी चेयर काफी ऊंची थी और वह उस चेयर पर बैठ टेबल पर अपने छोटे छोटे हाथों को रख देती है। वही सोना जाकर अपने बेटे के बगल में बैठ जाती है, क्योंकि आज वह पंखुड़ी और सिद्धार्थ से सच में बहुत ही ज्यादा नाराज थी। पंखुड़ी की इतनी छोटी सी उम्र थी और इस तरह से उसका बिहेवियर सोना को बहुत ही अजीब फील करवाता था। अब आगे क्या इतनी छोटी बच्ची का ऐसा होना सही था? वह छोटी सी बच्ची किसी को दर्द में देखने के बाद भी उसका दर्द महसूस नहीं करती थी, उल्टा वह उसे पर हंसती थी। उसे अपने पापा पर प्राउड फील होता था। अगर यह छोटी सी बच्ची अभी से ऐसे थे तो न जाने बड़ी होने के बाद कैसे हो जाएंगी, जो कि अब सोना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची ऐसी हो, जो कि दूसरे की तकलीफों को समझे, दूसरे के दर्द को समझे, ना दूसरे को संभाले, ना कि उसके दर्द में वह ऐसा रिएक्ट करे। वही सिद्धार्थ जो कि सोने के पीछे पीछे ही आ रहा था, वह पंखुड़ी को इस तरह से अकेला बैठा हुआ देखकर सोना की तरफ देखता है। सोने का चेहरा ही बता रहा था बस सच में काफी ज्यादा नाराज थी। इसलिए सिद्धार्थ अब आकर अब अपनी जगह पर बैठता है और गहरी सांस लेते हुए अपनी छोटी सी फैमिली की तरफ देखने लगता है। उन सब के बैठने के बाद शेफ आकर सभी को खाना सर्व करते हैं। उसके बाद वह सभी उन सब को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। खाना सर्व होने के बाद सभी अपने अपने खाने को खाने लगते हैं। वही सोना भी अपने खाने को खाते हुए अपनी तिरछी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। वही सिद्धार्थ इस बात समझ रहा था कि सोना उसे ही देख रही थी, क्योंकि आज से पहले जब भी घर में लच्छा पराठा बना था सिद्धार्थ हमेशा सोना को अपने हाथों से ही खिलाता था, क्योंकि सोने को वह तोड़ने में नहीं बनता था। वह जब भी उस पराठे को खींचती थी तो वह खींचता ही चला जाता था और पूरी तरह से उसके प्लेट में टूटकर बिखर जाता था, जिसकी वजह से हमेशा सिद्धार्थ उसे अपने हाथों से खिलाया करता था ताकि उसकी छोटी सी बीवी को ज्यादा तकलीफ ना हो। पर यहाँ तो सोना अपने मुंह को फुल हुए बैठी हुई थी। वही सिद्धार्थ इस चीज को अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। वह जानता था कि सोना आज भी खुद से नहीं खा पाएगी, सोना को उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए वो सोने के कहने का इंतजार करने लगता है। वही सोना अपनी तिरछी नजरों सिद्धार्थ को देखते हुए अपना मुंह बनाने लगती है और गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी कि सिद्धार्थ अब तक उसके पास उठकर आया क्यों नहीं था, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ बनता था तो सिद्धार्थ खुद उसके पास उठकर आया कर रहा था और वो उसके पीछे खड़ा होकर उसे पूरा खाना खिलाया करता था। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था।
जिससे सोना उदास होने लगी थी। वही सिद्धार्थ, जो कि सोने के हर एक रिएक्शन को नोटिस कर रहा था, वह गहरी सांस लेते हुए अब अपनी जगह से उठ जाता है। क्योंकि अगर वह अब नहीं उठाता तो सोना गुस्से में जैसे तैसे खा तो लेती, लेकिन बाद में वह इस चीज़ के लिए सिद्धार्थ का जीना हराम कर देती। और सिद्धार्थ इस बात को अच्छी से जानता था, और सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि सोना थोड़ा सा अभी ही परेशान हो जाए। सिद्धार्थ जाकर सोना के पीछे खड़ा होता है और वह सोने की दोनों साइड से अपने हाथों को आगे करते हुए सोना को हल्के से उसके कंधे से पकड़कर उसे पूरी तरह से चेयर पर लीन कर देता है। सोना आप अपनी चमकती आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। हालांकि वह गुस्सा थी, वह कुछ बोल नहीं रही थी, पर उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह सिद्धार्थ के इस तरह आने से खुश हो गई थी। सिद्धार्थ हल्के से झुकता है और अपने चेहरे को सोना के कंधे के पास लाते हुए बिना सोना की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ वाइफी कि तुमने अब तक खाना नहीं सीखा है, इसलिए मुझे हर बार तुम्हारी मदद करनी पड़ती है, और तुम मुझे इस तरह से देखना बंद करो वरना बाद में तुम्हें ही भारी पड़ेगा। इतना कहकर सिद्धार्थ हल्के से सोना के गालों पर किस कर लेता है, जिससे सोना के चेहरे पर स्माइल आ जाते हैं और वह मुझे झुकाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। जैसे देखकर सिद्धार्थ हल्के से हंसाता है और फिर वह सोना को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। दूसरी तरफ आरिश अपने ऑफिस वापस आ चुका था। वह इस समय अपने केबिन में अपने चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में इस समय बेशुमार दर्द उभरा हुआ था। बार बार उसकी आंखों के सामने रह रहकर वह सीन नजर आ रहा था जब सिद्धार्थ ने आर्या को पीछे से अपनी बाहों में भर रखा था। सिद्धार्थ कभी सपने में भी आर्या को किसी के करीब जाने देने का सोच नहीं सकता था, पर आज वह हकीकत में अपनी आर्या को इस तरह से सिद्धार्थ की बाहों में देखना पड़ा था। आरिश का खून इस समय खौल रहा था, उसके चेहरे का रंग काला पड़ा हुआ था और साथ ही साथ उसके हाथों की मुठ्ठियां भींची हुई थी, जिसकी वजह से उसके दाहिने हाथ में बंदी पट्टी से अब खून रिसने लगता है। पर फिर भी आरिश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस समय उसके आंखों में आंसू नजर आ रहा था। उसके सामने हुआ वो मंजर उसके हाथों पर लगे उस चोट से ज्यादा उसके दिल चोट को चोट पहुंचा रहे थे, और दिल के दर्द के आगे तो उसके हाथों का चोट कुछ भी नहीं था। आरिश की नजरें सामने लगे उसे बड़े से पोस्ट के ऊपर टिकी हुई थी, जिसमें आर्या का छोटा सा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा था। आरिथा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के बाद आरिश के दिल को एक सुकून तो महसूस हो रहा था, पर बार बार उसके नजरों के सामने आज का जो सीन आ रहा था, जिससे उसका सुकून उसकी बेचैनी में तब्दील हो जा रही थी। आरिश खुद को बेचैन होने से रोक नहीं पा रहा था। भला वह कैसे रोकता? वो लड़की जिसे उसने इतनी तड़प के साथ इंतजार किया है, उसे किसी और के पास देखकर कौन नहीं तड़पेगा? और आरिश शुरू से ही आर्या के लिए पजेसिव था। हालांकि वह चाहे आर्या पर कितनी भी गुस्से क्यों न कर ले, पर वह आर्या के ऊपर किसी की भी नजरें भी बर्दाश्त नहीं करता था, और उसे आज भी आर्या के ऊपर सिद्धार्थ की नजरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर उसके मन में एक बात यह भी थी कि अगर वह लड़की जिसे आज आरिश ने देखा था वह लड़की आर्या ही थी, तो वह इतने सालों तक थी कहाँ? वह लौटकर वापस आरिश के पास क्यों नहीं आई? और अगर वह आरिश से इतना ही ज्यादा गुस्सा थी, आरिश से दूर ही रहना चाहती थी, तो फिर उसने इतनी आसानी से किसी और को अपनी जिंदगी में जगह कैसे दे दी थी? क्योंकि आरिश जानता था आर्या ऐसी लड़की नहीं है जो किसी को अपनी जिंदगी में जगह दे दे। आरिश जानता था कि आर्या किस कदर पागलों की तरह उसे प्यार करती है। फिर यह सवाल ही नहीं उठाता है कि आर्या ने किसी और को अपनी जिंदगी में आने दिया होगा, और अगर ऐसा नहीं था तो फिर सिद्धार्थ उसकी जिंदगी में क्या कर रहा था? और अगर सिद्धार्थ था तो क्या वह लड़की आर्या नहीं थी? क्या सिर्फ शक्ल ही उसकी आर्या जैसी थी? ये सवाल भी आरिश को रह रहकर परेशान कर रहे थे, जिसके जवाब उसके पास नहीं थे, और उसका दिल ये मानने को भी तैयार नहीं था कि आर्या उसकी जगह किसी और को दे सकती है। आरिश अपने सवालों में उलझा अपने चेयर पर आंखें बंद कर बैठ जाता है, और वह अपने सर को चेयर के हेड रेस्ट से टीका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर जैसे ही आरिश अपनी आंखें बंद करता है, उसकी आंखों के सामने एक नज़र सीन की तरह घूमने लगती है। फ्लैशबैक, एक छोटी सी लड़की जो क्लासरूम से कूदते हुए बाहर निकल रही थी। उसके छोटे से चेहरे पर बहुत ही बड़े से स्माइल थे, और वह दौड़ते हुए सीधा लास्ट ईयर के क्लासरूम की तरह भाग रही थी। वही क्लासरूम से निकल रहा एक लड़का, जब उसकी नज़र छोटी सी लड़की पर जाती है तो वह अपना सर पीट लेता है और गहरी सांस लेता है। वह उसके पास आने का इंतजार करने लगता है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आर्या था, और अभी अभी वह लड़का जो क्लासरूम से निकला था वह आरिश था। वह आर्या को इस तरह से भागकर आता हुआ देखकर अपनी जगह पर रुक जाता है। वही आर्या भागकर आती है और एकदम से कूदकर आरिश की गोद में चढ़ जाती है।
जिसे आरिश तुरंत ही अपनी बाहों में संभालते हुए उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारी शैतानियत दिन दिन बढ़नी जा रही है बटरफ्लाई। तुम इस तरह से कूदना भागना बंद करो, अगर तुम अभी गिर जाती तो तुम्हें चोट लगती है या नहीं? उसके बाद फिर तुम रोते हुए मेरे पास ही आती और फिर मुझे अपना क्लास मिस करके तुम्हारे उसे चोट के इलाज के लिए मुझे तुम्हें यहाँ से लेकर जाना पड़ता। जब से तुम इस कॉलेज में आए हो तब से न जाने मैंने कितनी ही बार इस कॉलेज के गेट के ही दर्शन किए हैं। तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज के गेट से ही मुझे मुड़ना पड़ता है। बेवकूफ़ लड़की, अब ये बताओ कि इतनी भाग कर तुम मेरे पास क्या करने आ रही थी? आर्या जो कि समय आरिश की गोद में उसके गले को कसकर पकड़े हुए आरिश की तरफ से देख रही थी। वह थोड़ी नाराजगी से आरिश की तरफ देखती है और फिर वह आरिश की गोद से उतरने के लिए अपने पैरों को सीधा कर लेती है। पर आरिश उसे अपनी गोद से उतारने की जगह उसे और भी अच्छी तरह से अपनी बाहों में भरते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब शैतानियां बंद करो और बताओ क्या बोलते आई थी तुम यहाँ इस तरह से भागते हुए? आरिश के न छोड़ने पर आर्या मुस्कुराते हुए वापस से अपने पैरों को आरिश की कमर में लपेट लेती है और फिर वह चाहते हुए बोली, आपको पता है आज ना मेरे क्लास में एक हैंडसम से लड़के की एंट्री हुई है। उसने न्यू एडमिशन लिया और वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसने ना मुझसे बातें भी की, उसकी आवाज़ भी बहुत मस्त है। आर्या अपनी ही दुनिया में खोए हुए आरिश को बताती है। वही आरिश की आंखें गहरी हो चुकी थी। वह बहुत ही गौर से आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देख रहा था जिस पर चमक साफ साफ नजर आ रही थी और आर्या के चेहरे की यह चमक आरिश के चेहरे को काला करता जा रहा था। आरिश अपने काले पड़े चेहरे के साथ आर्या को घूर कर देखता है और उसे लेकर सीधा अपने प्रेसिडेंट बिल्डिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। आर्या जब आरिश को देखती है कि वह उसे लेकर प्रेसिडेंट बिल्डिंग की तरफ देखा जा रहा है तो आर्या तुरंत ही उसकी गोद में छटपटाते हुए आरिश को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे अभी वहां नहीं जाना है, मुझे अभी भूख लगी है, पहले कैंटीन चलो ना प्लीज। एपिसोड 64, वो बच्ची है अभी, अब तक, अब शैतानियां बंद करो और बताओ क्या बोलते आई थी तुम यहाँ इस तरह से भागते हुए? आरिश के न छोड़ने पर आर्या मुस्कुराते हुए वापस से अपने पैरों को आरिश की कमर में लपेट लेती है और फिर वह चाहते हुए बोली, आपको पता है आज ना मेरे क्लास में एक हैंडसम से लड़के की एंट्री हुई है। उसने न्यू एडमिशन लिया और वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसने ना मुझसे बातें भी की, उसकी आवाज़ भी बहुत मस्त है। आर्या अपनी ही दुनिया में खोए हुए आरिश को बताती है। वही आरिश की आंखें गहरी हो चुकी थी। वह बहुत ही गौर से आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देख रहा था जिस पर चमक साफ साफ नजर आ रही थी और आर्या के चेहरे की यह चमक आरिश के चेहरे को काला करता जा रहा था। आरिश अपने काले पड़े चेहरे के साथ आर्या को घूर कर देखता है और उसे लेकर सीधा अपने प्रेसिडेंट बिल्डिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। आर्या जब आरिश को देखती है कि वह उसे लेकर प्रेसिडेंट बिल्डिंग की तरफ देखा जा रहा है तो आर्या तुरंत ही उसकी गोद में छटपटाते हुए आरिश को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे अभी वहां नहीं जाना है, मुझे अभी भूख लगी है, पहले कैंटीन चलो ना प्लीज। अब आगे अपनी बात कहकर आर्या अपनी पप्पी आय से आरिश की तरफ देखने लगती है। वही आरिश आर्या के उसे क्यूट से चेहरे की तरफ देखते हुए अपने गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करता है और खुद को शांत करता है। वह आर्या को लेकर अब अपने कदम को दूसरी डायरेक्शन में बढ़ा देता है। आर्या जब देखती है कि आरिश उसे लेकर कैंटीन में जा रहा है तो वह मुस्कुराते हुए और भी कसकर आज से लिपट जाती है और अपने सर को आरिश के कंधे पर रख देती है और अपनी टुकुर टुकुर आंखों से सबकी तरफ देखने लगती है। वही कॉलेज के सभी स्टूडेंट आरिश और आर्या को ही देख रहे थे। वह सभी जानते थे कि ये दोनों इसी तरह से कॉलेज में रहते थे। आरिश का बिहेवियर इस लड़की की तरह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और वह किसी बच्चे की तरह से पैम्पर करके अपने साथ रखता था जिसकी वजह से किसी को भी इस समय उन दोनों को इस तरह से देखकर हैरानी नहीं हो रही थी क्योंकि उनमें से किसी के लिए भी यह नई बात नहीं थी। आर्या जब भी कोई शैतानी करती थी या फिर जब भी वह स्पोर्ट्स क्लासेस से लौट कर आती थी आरिश इसी तरह से उसे अपनी गोद में लेकर आता था। आरिश आर्या को लेकर कैंटीन में आता है और वह उसे एक टेबल पर एक चेयर खींचकर बैठा रहता है। आर्या को बिठाने के बाद आरिश आर्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अब चुपचाप यहीं बैठे रहो, मैं लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर आरिश अपने कदम आगे बढ़ा देता है। वही आर्या आरिश के जाते ही अपने फ़ोन को निकाल लेती है और वह अपना इंस्टाग्राम खोलकर उसे पर स्क्रॉल करने लगती है। आर्या अभी अपने इंस्टाग्राम का स्क्रॉल कर ही रही थी कि तभी उसे किसी की आईडी नजर आती है और वह तुरंत ही उसे आईडी को खोलकर उसके पोस्ट को चेक करने लगती है। जैसे जैसे उसे अकाउंट के पोस्ट को देख रही थी
उसका चेहरा बनता जा रहा था। आर्या इस समय आरिश का अकाउंट खोलकर बैठी हुई थी और उस अकाउंट में आरिश ने बहुत से ऐसे पोस्ट कर रखे थे जिसमें वो और नैना दोनों साथ में थे। उन दोनों को साथ में देखकर आर्या को कहीं ना कहीं तकलीफ महसूस हो रही थी। वही कुछ पोस्ट में तो आरिश ने अपनी फीलिंग्स को साफ साफ नैना के लिए बयां कर रखा था और उसमें आरिश की कुछ ऐसी भी पोस्ट थे जिसमें आरिश की अपर बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी, उसका वह मस्कुलर चेस्ट और उसकी वह 8 पैक एब्स। वह सच में बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। आर्या अभी आरिश का इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर ही रही थी कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। आर्या तुरंत चौंकते हुए सामने देखती है तो उसके सामने नैना खड़ी थी। नैना को देखकर आर्या का छोटा सा चेहरा और भी ज्यादा मुरझा जाता है, पर फिर वह जबरदस्ती अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए नैना की तरफ देखकर उससे पूछती है, नैना तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्या की आवाज बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। वहीं नैना आर्या के सवाल को सुनकर हल्के से मुस्कुराती है और फिर वह सामने से आ रहे आरिश की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेने आई हूँ। नैना की बात सुन गया आर्या की स्माइल तुरंत ही गायब हो जाती है और वह अपना सर घुमाकर सामने से आ रहे आरिश को देखती है जिसके हाथों में उसके खाने की ट्रे थी। आरिश की नजरें सामने ही देख रहे थे। आरिश वहां पर नैना और आर्या को ही देख रहा था। आरिश आता है और खाने की ट्रे को आर्या के सामने रख देता है और फिर नैना को थोड़ा सा पीछे करते हुए आर्या को वापस से उसकी चेयर पर बैठता है और प्लेट को उसके सामने करते हुए बोला, लिटिल बटरफ्लाई अब तुम इसे खाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक यहाँ से कहीं जाना नहीं ओके। इतना कहकर आरिश नैना की तरफ देखता है और फिर वो उसके हाथों को पकड़कर उसके साथ कैंटीन से बाहर निकल जाता है। वही आर्या जो कि अपने सिर को घुमाकर आरिश को जाता हुआ देख रही थी, उसकी आंखों में अब नमी छाने लगती है। इधर आरिश नैना को लेकर कैंटीन से बाहर आ चुका था और वह बहुत ही सॉफ्टली नैना की तरह देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो इस समय घर जाने वाली थी ना, तुमने क्लास में ही मुझे बताया था। आरिश के सवाल पर नैना थोड़ी देर तक आरिश की तरफ शांत नजरों से देखती है और फिर वह अपने हाथों को आरिश के हाथों से छुड़ाते हुए बोली, आरिश तुम्हें में नहीं लगता कि तुम उस लड़की के कुछ ज्यादा ही करीब जा रहे हो? तुम्हारे सामने वह लड़की बच्ची है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कैसे रह सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? नैना की ऐसी बातें सुनकर आरिश के भौहें सिकुड़ जाते हैं और वह घूरकर नैना की तरफ देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, अपनी यह बकवास बंद करो। तुम जानती भी हो तुम किसके बारे में कम बात कर रही हो। बच्ची है वह अभी, तुम उसके बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? नैना जो कि पहले से ही आरिश के ऊपर गुस्सा थी, अब वह आरिश के इस तरह से आर्या की तरफदारी करने पर और भी ज्यादा आग बबूला होते हुए गुस्से से चीखते हुए बोली, वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बच्ची है वह, तुम उसे इतना ज्यादा अटैच होना बंद करो। आज से पहले तो तुमने कभी किसी की तरफ अपनी नज़र उठाकर नहीं देखी, फिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो उसके आने के बाद तुम इस तरह से उसे बच्चों की तरह लिए हर वक्त घूमते रहते हो? और तो और जितने करीब तुम मेरे नहीं आते, उससे कहीं ज्यादा करीब तुम उसके होते जा रहे हो। हर वक्त जब भी तुम नजर आते हो वह हमेशा तुम्हारे गोद में चढ़ी रहती है या फिर तुम्हारे पीठ पर चढ़ी रहती है। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? क्यों तुम हमेशा उसकी मदद के लिए खड़े रहते हो? आरिश गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बंद किए हुए नैना की सारी बकवास बातें सुन रहा था। उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था और वह गुस्से से नैना की तरफ अपने घूरती हुई नजरों से देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से सोचती हो। वह बस बच्ची है मेरे लिए, मैं उसे बच्चों की तरह पैम्पर करती हूँ क्योंकि वह बहुत ही मासूम है और ना समझ भी। पहले दिन जब वह कॉलेज में आई थी मुझे लगा था कि यह भी बाकियों के लिए तरह ही होंगी, पर जैसे जैसे मैं उसकी शैतानियों को नोटिस करने लगा मुझे उसकी आंखों में दिखने लगा कि वह कितने ज़्यादा मासूम है। और क्या तुम चाहती हो कि इस कॉलेज में उस छोटी सी बच्ची की मासूमियत का कोई गलत फ़ायदा उठा ले? आरिश इस बार नैना से सवाल करता है। वही नैना जो कि आरिश की बातें सुन रही थी वह इस बार चुप हो जाती है, पर अगले ही पल वो आरिश की तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, उसने जब इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसे अपनी सेफ्टी खुद संभालने चाहिए। तुम उसकी कोई केयर टेकर नहीं हो जो तुम उसे संभालते फिर हो। तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी आरिश, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही रिश्ते में दूरी आ जाए। नैना जो अपनी बातें कह रही थी आरिश हैरानी से नैना की तरह देखता है और वह नैना के कंधे को पकड़कर उसकी आंखों में घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बातें कह रही हो? आज से नहीं बल्कि हम बहुत सालों से साथ हैं और तुम जिस लड़की से मुझे दूर रहने के लिए कह रही हो वह मेरे लिए बच्ची की तरह है।
तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? आरिश बहुत ही ज्यादा झुंझला चुका था। उसे नहीं पता था कि ऊपर नैना की ये बात कि उसे आर्या से दूर रहना होगा। आरिश को ये बात लग चुकी थी और वह इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहा था। वह बिल्कुल भी आर्या से दूर नहीं जाने वाला था। नैना अब अपनी नजरें आरिश के चेहरे पर टिकाते हुए हैरानी से आरिश की तरफ देख रही थी। आज आरिश उस लड़की के लिए उसकी बातें मानने से इनकार कर रहा है। जहां उसकी हर एक छोटे से छोटी बात आरिश के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी, आरिश उसकी बड़ी से बड़ी बात उसे लड़की के आगे आरिश को बकवास लग रही थी। नैना तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह वही आरिश है जो किसी भी लड़की को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता है। और आज हुआ खुद ही आर्या के पास ऐसे जाता है जैसे आर्या में उसकी जान बसती हो। नैना अब इसके आगे आरिश से कुछ भी नहीं कहना चाहती थी क्योंकि वह देख सकते थी कि आरिश कैसे आर्या की हर छोटी से छोटी बात के लिए उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। आर्या के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से नैना गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। वहीं आरिश नैना किस तरह से ज्यादा हुआ देख गहरी सांस लेता है और अपने सर को हिलाते हुए वापस से वह कैंटीन के अंदर आ जाता है। कैंटीन के अंदर जाकर देखता है तो वह आर्या को जिस टेबल पर बिठा कर गया था, आर्या अभी भी इस टेबल पर बैठी हुई थी। आर्या को अब तक उस टेबल पर बैठा हुआ देखकर आरिश अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। पर जैसे ही आरिश आर्या के सामने टेबल के पास आकर देखता है तो पाता है आर्या ने अपने फोन को टेबल पर रख बोतल के सहारे टिकाकर खड़ा कर रखा था और वह उसके अंदर कार्टून देख रही थी। और कार्टून देखते हुए वह हंसते हुए अपना खाना खा रही थी। आर्या के हरकत को देखकर आरिश अपने सर को हिला देता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है जिसका एहसास उसे खुद नहीं होता है। वह भी अब आर्या के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। आर्या पूरी तरह से अपने कार्टून में डूबी हुई थी। उसे अपने बगल में किसी का एहसास होता है। वह तुरंत अपने सर को घुमाकर उस तरफ देखती है तो आरिश को अपने बगल में बैठा हुआ देखकर आर्या थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से नैना गुस्से से घूरते हुए उसे जा रही थी, आर्या समझ चुकी थी कि अब आरिश दोबारा उसके पास नहीं आने वाला है। फिर आरिश अभी यहाँ पर क्या कर रहा था? पर आर्या इस बारे में कुछ भी सवाल न करते हुए उल्टा वह मुस्कुराते हुए अपने खाने की ट्रे को आरिश की तरफ खिसका देती है। एपिसोड 65 आरिश और आर्या। अब तक जैसे ही आरिश आर्या के सामने टेबल के पास आकर देखता है तो पाता है आर्या ने अपने फोन को टेबल पर रख बोतल के सहारे टिकाकर खड़ा कर रखा था और वह उसके अंदर कार्टून देख रही थी। और कार्टून देखते हुए वह हंसते हुए अपना खाना खा रही थी। आर्या के हरकत को देखकर आरिश अपने सर को हिला देता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है जिसका एहसास उसे खुद नहीं होता है। वह भी अब आर्या के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। आर्या पूरी तरह से अपने कार्टून में डूबी हुई थी। उसे अपने बगल में किसी का एहसास होता है। वह तुरंत अपने सर को घुमाकर उस तरफ देखती है तो आरिश को अपने बगल में बैठा हुआ देखकर आर्या थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से नैना गुस्से से घूरते हुए उसे जा रही थी, आर्या समझ चुकी थी कि अब आरिश दोबारा उसके पास नहीं आने वाला है। फिर आरिश अभी यहाँ पर क्या कर रहा था? पर आर्या इस बारे में कुछ भी सवाल न करते हुए उल्टा वह मुस्कुराते हुए अपने खाने की ट्रे को आरिश की तरफ खिसका देती है। अब आगे आर्या के ऐसा करने पर आरिश अपनी नज़र नीचे करके उस प्लेट की तरफ देखता है और फिर आर्या की तरफ। आर्या बिल्कुल कितने बच्चे की तरह खा रही थी। उसने पूरे प्लेट में खाने को इधर उधर फैला रखा था। वह किसी चूहे की तरह खाने को कुतर रही थी। उस प्लेट की तरफ देखते हुए आरिश के चेहरे की एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अजीब थे। आरिश कभी नहीं सोच सकता था कि इतनी बड़ी होने के बावजूद कोई इतना ज्यादा नादान और बचकाना हो सकता है। आरिश बिना कैसे रिएक्शन के आर्या के ट्रे से पिज्जा की एक स्लाइस उठाता है और वह उसे खाने लगता है। इधर आरिश के पिज्जा उठाते हैं, आर्या तुरंत अपनी प्लेट को वापस से अपने पास खींच लेती है, जिसे आरिश नोटिस कर लेता है और वह अपनी आंखें छोटी करके आर्या की तरफ देखते हैं। पर आर्या का पूरा ध्यान इस समय उसके फोन में चल रहे कार्टून के ऊपर था। थोड़ी ही देर में आर्या अपना खाना फिनिश करके अपने छोटे से टमी को सहलाते हुए अपनी चेयर से खड़ी होती है। आरिश आर्या की सारे हरकतों को बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आरिश भी अपनी जगह से खड़ा होता है और वह आगे बढ़कर आर्या के छोटे से हाथों को पकड़ता है और उसे लेकर कैंटीन से बाहर जाने लगता है। लेकिन अब चूंकि आर्या का पेट भर चुका था तो वह अब चलने से इनकार कर रही थी और उसके बार बार ऐसा करने पर आरिश उसकी तरफ देखने लगता है तो आर्या क्यूट से चेहरे को बनाए हुए आरिश की तरफ ही देख रही थी। आरिश आर्या की ओर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए
अपने सर को ना में हिलता है और फिर वह आर्या के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसके बाद आर्या तुरंत आज की पीठ पर चढ़ जाती है और वह अपने दोनों हाथों को आरिश के गले में लपेट लेती है, जिसके बाद आरिश फर्श से खड़ा होता है और अच्छी तरह से अपने हाथों को पीछे ले जाकर आर्या को होल्ड करता है और उसे लेकर वह अपने प्रेसिडेंट बिल्डिंग में चला जाता है। इधर नैना, जो कि आरिश के सामने से गुस्से से वहां से निकली थी, वह इस समय क्लासरूम में बैठे हुए आरिश के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि नैना जब भी गुस्से से इस तरह से आरिश के सामने से आती थी तो आरिश हमेशा उसे मनाने के लिए उसके पीछे आता था। पर अब तक काफी समय भी चुका था, पर आरिश का नामो और निशान तक नहीं था। अब तो नैना को ऐसा लग रहा था जैसे आरिश आने वाला भी नहीं है। आरिश को ना आया देखकर नैना के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रह जाती है। वह तुरंत ही क्लास से बाहर निकलती है और वह वापस से कैंटीन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, पर तभी उसकी नज़र प्रेसिडेंट बिल्डिंग की तरफ जा रहे आदेश के ऊपर पर जाती है। आरिश को फिर से आर्या को अपने पीठ पर लेकर प्रेसिडेंट बिल्डिंग की तरफ जाता हुआ देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। आरिश, जो कि नैना को हमेशा कहा करता था कि वह प्रेसिडेंट बिल्डिंग में ज़्यादा न आया करे, वह इस लड़की को खुद ही प्रेसिडेंट बिल्डिंग में लेकर जा रहा है। और यहाँ आज की बात नहीं थी। आरिश हमेशा ही सबसे इस लड़की को अपने साथ लेकर जाया करता था और ये लड़के वहां जाकर आराम से अपनी नींद को पूरी किया करती थी और वापस आरिश के साथ ही आया करती थी। नैना शिवाय उस तरफ गुस्से से देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह प्रेसिडेंट बिल्डिंग में इस तरह से नहीं जा सकती थी। जब तक आरिश खुद किसी को लेकर उस बिल्डिंग में नहीं जाता था, तब तक वहां के गार्ड किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं देते थे, और अगर वहां के गार्ड किसी को अंदर जाने की परमिशन देते भी थे तो पहले उन्हें कंफर्म करना होता था कि सच में आरिश की परमिशन उसके पास है या नहीं। और इस समय वह अपने गुस्से में हरीश को कॉल नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि आरिश खुद उसे कॉल करे या फिर उसे मनाए, पर जैसा अभी सिचुएशन नजर आ रही थी, उसे लग नहीं रहा था कि आरिश उसके पास आकर उसे मनाने की कोशिश भी करेगा। 2 घंटे बाद अब तक आर्या का एक क्लास में हो चुका था और वह आराम से अब तक आरिश के केबिन में अपनी नींद को पूरी कर रही थी। अपनी नींद को पूरी करने के बाद वह बेड पर बैठे हुए सामने की तरफ देखती है, जहां पर आरिश पर बैठा हुआ था। आरिश को सोफे पर बैठकर काम करता हुआ देखकर आर्या बुरा सब मुंह बनाकर उसकी तरफ देखती है, क्योंकि हमेशा या तो यह अपने बुक्स में घुसा हुआ रहता था या फिर हमेशा वह काम ही करता रहता था। आर्या अपनी आंखों को मलते हुए धीरे से बेड से सरकते हुए नीचे आती है और वह जाकर आरिश के सामने खड़ी हो जाती है। आरिश सब अपने सामने किसी की मौजूदगी का एहसास होता है तो वो समझ जाता है कि कौन होगा, पर फिर भी वह अपनी नजरें नहीं उठाकर आर्या की तरफ देखता है, जो कि अपनी आंखों को मलते हुए उसके सामने खड़ी थी। आर्या को देखकर आरिश मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई बटरफ्लाई? आरिश के सवाल पर आर्या तुरंत ही अपने बड़े बड़े आंखें खोलते हुए देखती है और फिर वह अपने सर को हाँ में हिला देती है। इसके बाद आरिश अपना लैपटॉप बंद करता है और फिर अपनी जगह से उठकर वह अपने हाथों को स्ट्रेट करते हुए एक अंगड़ाई लेता है और फिर आर्या के सर पर अपने हाथ फेरते में बोला, तो फिर चलो अब क्लासेस करते हैं। आरिश के कहने पर आर्या को ध्यान आता है कि वह यहाँ पर आकर सो रही थी। आर्या हड़बड़ाते हुए टाइम की तरफ देखती है तो 2 घंटे बीत चुके थे। आर्या तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखकर आरिश की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसके एक क्लास में सो चुकी थी। आरिश आर्या के सिर पर हाथ फेरते हुए आर्या की तरफ से देखकर हल्के से स्माइल करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे उस क्लासेस को मैं मैनेज करवा दूंगा, ओके। अब चलो। इन 2 घंटे में सिर्फ आर्या के ही नहीं बल्कि आरिश के भी क्लास मिस हुए थे। वहीं इस 2 घंटे को कम करने में ही बिता चुका था, क्योंकि वह आर्या को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, और अगर वह चला भी जाता तो पक्का या लड़की रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती और उसके बाद आरिश का उसे संभालना मुश्किल हो जाता। आरिश आर्या को लेकर प्रेसिडेंट बिल्डिंग से बाहर आता है और वह आर्या को उसके फर्स्ट ईयर के क्लास के पास छोड़कर कोई अपने क्लास की तरफ बढ़ जाता है। इधर आर्या क्लास में आती है और चुपचाप जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। इस समय सेकंड लेक्चर का टाइम हो चुका था और टीचर्स भी आने वाले थे। शाम का समय, पूरा दिन क्लासेस करने के बाद फाइनली कॉलेज टाइमिंग खत्म होता है और आर्या अपने कंधे पर अपने बैग को लिए हुए आलसी बिल्ली की तरह क्लास से बाहर निकलती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसके सामने एक लड़का जो कि दीवार से ठीक कर लगा वह खड़ा था। वह एकदम से आर्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आर्या, जो कि अलसी की तरह निकल रही थी, वह अचानक से उस लड़के के सामने आ जाने की वजह से एकदम से चौंक जाती है
और अगले ही पल गुस्से से उस लड़के की तरफ देखने लगती है। आर्या सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए सामने उस लड़की की तरफ देखते हुए नाराजगी से बोली, इवान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इवान, हाइट 6 फीट, गोरा रंग, बिखरे बाल, तीखी नाक, पतले गुलाबी होंठ और उसके वो काली गहरी आंखें जो कि इस समय आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी। उन आंखों में एक चमक थी। इवान आर्या की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह आर्या के कंधे पर एक हाथ से धीरे से मारते हुए बोला, इतने दिनों से तुम गायब कहाँ थी? मैं तो हर दिन तुम्हारे आने का इंतजार किया करता था, पर तुम तो ऐसे लापता हो जाती थी कि तुम्हें ढूंढने में आओ तो तुम्हारे दर्शन नहीं होते थे। इसलिए आज मैं छुट्टी होते ही तुम्हारे क्लास के बाहर आ गया कि कहीं फिर से तुम मिस इंडिया ना बन जाओ। इतना कहकर इवान जोर से हंस पड़ता है। वही आर्या मुंह बनाकर इवान की तरफ देख रही थी। इवान सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और इवान आर्या का बचपन का दोस्त भी था। आर्या से इवान 3 साल का बड़ा था, पर आर्या कभी भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देती थी। उल्टा वो तो उसे हर वक्त झगड़ती ही रहती थी। इवान आर्या को अपने साथ लिए हुए कॉरिडोर से होते हुए कॉलेज से बाहर जाने लगता है। वही आरिश जो कि हर दिन की तरह आर्या को लेने के लिए उसके क्लासरूम की तरफ जा रहा था। उसकी नज़रें इवान और आर्या पर चली जाती हैं, जो कि एक दूसरे से बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए कॉलेज से बाहर जा रही थी। इवान की तरफ देखते हुए आरिश की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि वह इवान को जानता था और इवान को आर्या के साथ देखकर आरिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आरिश देखता है कि इवान चलते हुए वह अपने हाथों को आर्या के कंधे पर रख देता है और उसे वह खींचकर अपने करीब कर लेता है, जिसे देखने के बाद आरिश की नज़रें एकदम से आग उगलने को तैयार हो जाती हैं। आरिश अपनी लाल कठोर नज़रों से उन दोनों की तरफ से देख रहा था। कुछ ही देर में आर्या कॉलेज से बाहर निकालकर ड्राइवर के साथ घर चली जाती है। ड्राइवर पहले से ही कॉलेज के बाहर आर्या का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आर्या आती है वह कार का डोर ओपन कर देता है, जिसके बाद आर्या कार में बैठती है और ड्राइवर कर लेकर कॉलेज से निकल जाता है। एपिसोड 66, आरिश का पागलपन। अब तक वही आरिश जो कि हर दिन की तरह आर्या को लेने के लिए उसके क्लासरूम की तरफ जा रहा था। उसकी नज़रें इवान और आर्या पर चली जाती हैं, जो कि एक दूसरे से बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए कॉलेज से बाहर जा रही थी। इवान की तरफ देखते हुए आरिश की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि वह इवान को जानता था और इवान को आर्या के साथ देखकर आरिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आरिश देखता है कि इवान चलते हुए वह अपने हाथों को आर्या के कंधे पर रख देता है और उसे वह खींचकर अपने करीब कर लेता है, जिसे देखने के बाद आरिश की नज़रें एकदम से आग उगलने को तैयार हो जाती हैं। आरिश अपनी लाल कठोर नज़रों से उन दोनों की तरफ से देख रहा था। कुछ ही देर में आर्या कॉलेज से बाहर निकालकर ड्राइवर के साथ घर चली जाती है। ड्राइवर पहले से ही कॉलेज के बाहर आर्या का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आर्या आती है वह कार का डोर ओपन कर देता है, जिसके बाद आर्या कार में बैठती है और ड्राइवर कर लेकर कॉलेज से निकल जाता है। अब आगे आर्या को जाता हुआ देखकर आरिश के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं और वह तुरंत ही अपना फ़ोन निकालकर किसी को मैसेज करता है। आरिश मैसेज करने के बाद अपने चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल लिए इवान की तरफ देखता है, जो कि अपनी बाइक पार्किंग से निकल रहा था। इवान को बाइक पार्किंग से निकलता हुआ देखकर आरिश की नज़रों में जो था वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। इवान के बाइक निकालने के बाद आरिश भी अपनी कार पार्किंग से निकलता है और इवान के पीछे पीछे चल देता है। इवान की बाइक मुंबई की भीड़ भाड़ वाले सड़कों पर अपनी रफ्तार से चल रही थी, वही उसके पीछे पीछे आरिश की कार भी काफ़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। पर अगले ही पल सड़क के बीचों बीच एक तेज टक्कर होते हैं, जिससे आरिश तुरंत अपनी कार को स्लो कर लेता है और वह सामने की तरफ अपनी बेजान नज़रों से देख रहा था, जहां पर अभी अभी एक ट्रक ने इवान को टक्कर मारे थे। इवान की बाइक दूसरी तरफ थी तो इवान दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। इवान के सर से खून बह रहा था, जो कि उसे सड़क को भिगो रहा था। वही इस एक्सीडेंट के बाद इवान के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाता है। इधर आरिश को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपनी बेजान नज़रों से अब तक उसे भीड़ की तरफ देख रहा था, पर अचानक ही आरिश चेहरे पर एक क्रिपी स्माइल आ जाती है और वह अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, Arish herein does not accept anyone's rights on the butterfly and anyone who tries to do so will have the same fate. आरिश के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के बाद आरिश तुरंत ही अपने कार को लेकर वहां से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड आरिश एक झटके के साथ अपनी आंखें खोलता है, जैसे वह नींद से जागा हो और उसकी आंखों में इस समय बहुत से इमोशंस थे।
जब आर्या उसकी नहीं थी तब वह आर्या के लिए इतना पागल हुआ करता था, तो अब आर्या जब उसकी थी तो उसे किसी और के पास देखकर उसका सर और भी ज्यादा पागलपन से भरत जा रहा था। आरिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे, वह पल पल बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आरिश के दिमाग में से मैं बहुत सी ख्याल चल रहे हो और इस अपने नज़र उठाकर सामने उसे बड़े से पोस्ट की तरफ देखता है। और आर्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आरिश अपनी जगह से खड़ा होता है और वह उसे पोस्ट के पास चलकर आता है। आरिश उस पोस्ट के पास पहुंच धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के गालों को छूते हुए बहुत ही सनक भरी आवाज में बोला, "You are mine one and only, butterfly, you were mine yesterday, you are mine today, and you will always be mine. Whoever tries to come among us will face dire consequences." आरिश की आंखों में एक अलग सा जुनून और पागलपन दिख रहा था और काफी देर तक आर्या की तस्वीर के पास खड़े होकर एकटक आर्या के उसे मुस्कुराते हुए चेहरे को निहारता रहता है जैसे उसकी आंखें ही नहीं थक रही हो। आरिश बिना अपने फुलके झपकाए हुए आर्या को अपनी आंखों में बसाए जा रहा था। दूसरी तरफ महल, सभी अपना अपना खाना खा चुके थे और इस समय सभी अपने अपने कमरे में थे, पर इस समय सिद्धार्थ कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था। वहीं सोना बेड पर बैठी हुई अपने मुंह को फुल हुए सिद्धार्थ को ही तैयार होता हुआ देख रही थी। सिद्धार्थ जो कहीं बात कहाँ जा रहा है, उसने एक बार भी नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रहा है। उल्टा तो सोना को किसी बच्चे की तरह समझ रहा था कि वह जल्द ही आ जाएगा, जिसकी वजह से सोना काफी ज्यादा चिढ़ी हुई थी और वह घूर घूर कर सिद्धार्थ को देख रही थी। वहां सिद्धार्थ मिरर के सामने खड़े अपने बालों को सेट कर रहा था। वह सोने की घूरती हुई नजरों को अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था, पर वह कुछ भी कह नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ पूरी तरह से तैयार होने के बाद बेड के पास आता है और सोना के पास अपने घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने हथेलियों में भर लेता है। सिद्धार्थ के ऐसा करने पर सोना अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगती है तो सिद्धार्थ बहुत ही प्यार से सोने के छोटे से चेहरे की तरह देखते हुए उसके दोनों हाथों को अपने अंगूठी से सहलाते हुए बोला, "वाइफी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम इस तरह से उदास मत हुआ करो, और मैं किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ, मैं वहाँ तुम्हें नहीं ले जा सकता, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मुझे वह इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें और बच्चों को इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाता। पर मैंने तुम्हें जितने भी बातें समझाई है उसे बिल्कुल ध्यान में रखना। जब तक मैं खुद तुम्हें कॉल करके ना कहूँगी दरवाजा ओपन करो, तब तक दरवाजा मत खोलना, ओके?" सोना जो सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी, वो अपने मुंह को बनाते हुए वह अपने सर को जल्दी जल्दी से हाँ में हिला देती है, जिसे देख सिद्धार्थ मुस्कुराता है और फिर वो अपनी जगह से खड़े होता है। सिद्धार्थ अपने जगह से खड़े होकर सोना के सिर में हाथ फेरते हुए नीचे झुककर सोने के माथे पर प्यार से किस करते हुए सोने के दोनों चबी गालों को धीरे से खींचता है और वह मुस्कुराना हुआ कमरे से बाहर निकल आता है। वही सिद्धार्थ के कमरे से निकलने के बाद सोना भी तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती है और वो कूदते हुए बेड से उतरकर सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल रही है। सिद्धार्थ जब किसी के कदमों की आहट अपने पीछे महसूस करता है तो वह गहरी सांस लेकर पलट के पीछे देखता है। उसके पीछे सोना ही आ रही थी। सोना ने इस समय अपने स्लीपर्स भी नहीं पहने थे, वह खाली पैर ही सिद्धार्थ के पीछे चल दे रही थी। सिद्धार्थ जब यह चीज नोटिस करता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह हल्का गुस्सा करते हुए सोने की तरफ देखते हुए बोला, "मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वाइफी की स्लीपर हमेशा पहना करो। तुम जानती हो ना फर्श कितना ठंडा होता है और थोड़ी सी ठंड भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। तुरंत अभी तुम अपनी छोटी सी बहती नात को लेकर इधर उधर घूमते फिरोगी। चलो जाकर पहले स्लीपर पहनो, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी।" इतना कहकर सिद्धार्थ वापस से सोना को कमरे में भेज देता है। सिद्धार्थ के गुस्सा करने पर सोने का मुंह और भी बुरी तरह से बन जाता है और वह घूरते हुए अपने पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद सोना अपने छोटे से पैरों में सिद्धार्थ की बड़ी सी स्लीपर पहने कमरे से बाहर आती है। सोने की हरकत को देखकर सिद्धार्थ अपना सर पकड़ लेता है और सोने के पास आकर उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए उसकी तरफ अपने गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, "तुम बिल्कुल नहीं सुधर सकती वाइफी। तुम अब इतने बड़े चप्पल को पहनकर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तुम इस चप्पल में खुद ही फंसोगी और गिरने के बाद फिर तुम्हारा रोना शुरू होगा। बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग है तुम्हारा और बच्चों वाली हरकत करती हो। जाओ जाकर अपने स्लीपर पहनो।" सिद्धार्थ के डांट खाने के बाद भी सोना अपने स्लीपर बदलने को तैयार नहीं होती है।
उल्टा वह सिद्धार्थ को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए अपने छोटे से सर को ना में हिलाकर इनकार कर देती है। सोने के इस हरकत पर अब सिद्धार्थ खुद ही हार मानते हुए सोना को अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर नीचे जाने लगता है। वही सोना भी अपने दोनों पैरों को सिद्धार्थ की कमर में लपेटे हुए अपने छोटे छोटे हाथों को सिद्धार्थ के गले में लपेटकर अपने छोटे से चेहरे को सिद्धार्थ के कंधे पर टिका देती है। सिद्धार्थ सोना को इस तरह से बिल्ली के बच्चे की तरह उसके गोद में देखकर बस अपने सी को हिला देता है। सिद्धार्थ जो हमेशा वेल मेंटेन रहता था, उससे अपने कपड़ों पर एक भी सिलवाटे मंजूर नहीं होती थी। वह खुद ही तैयार होने के बाद सोना को अपनी गोद में लिए हुए घूम रहा था। उसे बिल्कुल भी इस समय फिक्र नहीं थी कि उसके कपड़े खराब हो जाएंगे या फिर उसके कपड़ों पर सिलवटें आ जाएगी। उसे इस समय अपनी आदतों से ज़्यादा अपनी बीवी की फिक्र हो रही थी। सिद्धार्थ सोना को लेकर लिविंग हॉल में आता है और फिर वह उसे वही सोफे पर बिठा देता है। नीचे सिद्धार्थ के दोनों बच्चे इस समय अपने अपने नैनी के साथ मौजूद थे। वह दोनों ही समय खेलने में बिजी है और उनकी नैनी उनके देखभाल के लिए उनके आसपास ही घूम रही थी। अपने दोनों बच्चों को खेलता हुआ देखकर सिद्धार्थ बस स्माइल कर देता है। सिद्धार्थ सोना को भी हॉल पर सोफे पर बिठा देता है। सोना को सोफे पर बिठाने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर से सोना के सर को सहलाता है और वह अपने कदम सीधा बाहर की तरफ बना देता है। बिल्कुल सोने की टू कॉपी। जब सोना सिद्धार्थ का पीछा नहीं छोड़ रही थी तो पंखुड़ी सिद्धार्थ का पीछा कैसे छोड़ देती है। वैसे ही सिद्धार्थ को घर से बाहर जाता हुआ वह देखती है, तुरंत अपने नन्हे नन्हे कदमों से सिद्धार्थ की तरफ दौड़ पड़ती है। वही सिद्धार्थ जिसके कान काफी ज्यादा तेज थे, वह जैसे ही किसी के कदमों की आहट को महसूस करता है, तुरंत ही पीछे पलटकर देखता है तो देखता है उसकी नन्ही सी प्रिंसेस दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। पंखुड़ी को अपने पास दौड़कर आता हुआ देखकर सिद्धार्थ एक नज़र सोने की तरफ देखता है, जो कि अपने टुकुर टुकुर आंखों से ही देख रही थी, और अपने घुटनों के बल वही फर्श पर बैठकर अपनी बच्ची का आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में पंखुड़ी दौड़ते हुए सिद्धार्थ के पास पहुंच जाती है। पंखुड़ी जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचती है, सिद्धार्थ तुरंत पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा देता है और फिर वो छोटे से चेहरे की तरफ देखकर उसके फूले हुए गालों हल्के से खींचते हुए बोला, क्या बात है बेटा, क्या आपको कुछ चाहिए? सिद्धार्थ के पूछने पर पंखुड़ी अपनी तोतली सी आवाज में सिद्धार्थ की तरह अपनी टिमटिमाते आंखों से देखते हुए बोली, डैडी आप जा रहे हो? अपनी बच्ची की तोतली आवाज को समझते हुए और उसके सवालों को समझते हुए सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराता है और फिर वो पंखुड़ी के दोनों गालों पर बारी बारी से कैसे करते हुए बोला, नहीं मेरा बच्चा, डैडी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप तब तक यहाँ माँ के साथ रहो, डैडी आपके लिए आते टाइम एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आएंगे। सिद्धार्थ पंखुड़ी को मानते हुए उसे कहता है। वही पंखुड़ी थोड़ी देर तक शांति से सिद्धार्थ की तरफ देखती है और फिर वह हाँ में हिलाते हुए सिद्धार्थ की गोद से उतरने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ अपना सर को हिलाते हुए उसे अपनी गोद से उतार देता है। उसकी बेटी को गिफ्ट का लालच देने के बाद कुछ भी कर उसे किसी भी चीज के लिए मनाना बहुत ही आसान काम था। एपिसोड 67, सिद्धार्थ की हैवानियत। अब तक और फिर वो छोटे से चेहरे की तरफ देखकर उसके फूले हुए गालों हल्के से खींचते हुए बोला, क्या बात है बेटा, क्या आपको कुछ चाहिए? सिद्धार्थ के पूछने पर पंखुड़ी अपनी तोतली सी आवाज में सिद्धार्थ की तरह अपनी टिमटिमाते आंखों से देखते हुए बोली, डैडी आप जा रहे हो? अपनी बच्ची की तोतली आवाज को समझते हुए और उसके सवालों को समझते हुए सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराता है और फिर वो पंखुड़ी के दोनों गालों पर बारी बारी से कैसे करते हुए बोला, नहीं मेरा बच्चा, डैडी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप तब तक यहाँ माँ के साथ रहो, डैडी आपके लिए आते टाइम एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आएंगे। सिद्धार्थ पंखुड़ी को मानते हुए उसे कहता है। वही पंखुड़ी थोड़ी देर तक शांति से सिद्धार्थ की तरफ देखती है और फिर वह हाँ में हिलाते हुए सिद्धार्थ की गोद से उतरने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ अपना सर को हिलाते हुए उसे अपनी गोद से उतार देता है। उसकी बेटी को गिफ्ट का लालच देने के बाद कुछ भी कर उसे किसी भी चीज के लिए मनाना बहुत ही आसान काम था। अब आगे सिद्धार्थ की कार पैलेस से निकलकर सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी थी। सिद्धार्थ इस वक्त अकेला अपने कार को ड्राइव करते हुए अपने कार को चलाए जा रहा था। वही सिद्धार्थ के फेस एक्सप्रेशन को देखकर साफ लग रहा था कि सिद्धार्थ इस वक्त कितनी ज्यादा गुस्से में है। सिद्धार्थ के आईब्रोज आपस में जुड़े हुए थे, जैसे सिद्धार्थ किसी गहरी सोच में हो। इसके साथ ही सिद्धार्थ अपनी कार की स्पीड और भी बढ़ते हुए अपनी कार को और भी तेजी से चलते हुए ले जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद सिद्धार्थ की कार एक पैलेस घर के बाहर रुकती है। सिद्धार्थ उस घर के बाहर अपनी कार को रोककर अपनी कार से बाहर निकलता है
और जोर से अपने कार का डोर बंद करता है। इसके साथ ही सिद्धार्थ अपने कदमों को उस घर की तरफ बढ़ा देता है। वह घर दिखने में काफी बड़ा था लेकिन काफी पुराना भी लग रहा था। वही उस घर के 100 मीटर की दूरी पर और कोई घर नहीं था। वह घर पूरे इलाके में इकलौता घर था। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर को स्पेशली यही के लिए बनाया गया है। सिद्धार्थ उस घर की तरफ अब तक पहुंच चुका था। सिद्धार्थ उस घर के बाहर पहुंचकर उसे घर के डोर को नॉक करता है। वही डोर को नॉक करते के साथ ही उसे घर का दरवाजा खुलता है और एक काले कपड़े पहने हुए आदमी जो दिखाने से बॉडीगार्ड लग रहा था, वह उसे गेट को ओपन कर सिद्धार्थ के सामने अपने सर को झुका लेता है। वही सिद्धार्थ बिना उसे बॉडीगार्ड पर ध्यान दिए अपने कदमों को उसे घर के अंदर ले जाता है। वही उसे घर का नज़ारा कुछ और ही था। बाहर से सिंपल सादा छोटा दिखने वाला घर अंदर से महल जैसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। सिद्धार्थ जैसे जैसे उसे घर के अंदर भर रहा था वैसे वैसे वहां पर खड़े लाइन से बॉडीगार्ड अपने सर को झुकने जा रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ बिना किसी के ऊपर ध्यान दिए अपने कदमों को आगे बढ़ते जा रहा था। सिद्धार्थ जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से में बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ कुछ ही देर एक गेट के सामने खड़ा हो जाता है जो इस घर में बने हुए थे। वही वह गेट देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उसे गेट में कुछ टेक्नोलॉजी हो। वही सिद्धार्थ उसे गेट के बगल में बने एक स्विच को प्रेस करता है। सिद्धार्थ के स्विच प्रेस करते ही वह बोर्ड नीचे हो जाता है और वहां पर एक हाथ स्कैनर नजर आता है। सिद्धार्थ उस स्कैनर पर अपने बाएं हाथ को रख देता है। सिद्धार्थ के हाथ रखते ही वह स्कैनर सिद्धार्थ के हाथों को स्कैन कर गेट को ओपन कर देता है। वही वह गेट जैसे ही ओपन होता है सिद्धार्थ अंदर बढ़ जाता है। अंदर से देखने से वह पूरी जगह किसी जेल के जैसी लग रही थी। उस गेट के अंदर अलग अलग सेल्फ बने हुए थे जैसे यहाँ किसी कैदी को रखा गया हो। वही सिद्धार्थ अपने कदमों को जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वह आवाज सिद्धार्थ के कानों में पड़ रही थी वैसे वैसे सिद्धार्थ के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आती जा रही थी। कुछ ही देरों में सिद्धार्थ एक सेल्फ के सामने खड़ा होता है। वही सिद्धार्थ के खड़े होते ही सिद्धार्थ के पीछे आ रहे 3 बॉडीगार्ड जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसे सेल्फ का डोर ओपन करते हैं। सेल्फ का डोर ओपन होते ही सिद्धार्थ उसे सेल्फ के अंदर चला जाता है और अपने पेट के पॉकेट में अपने दोनों हाथों को रखकर सामने देखने लगता है। वही सिद्धार्थ के सामने सिद्धार्थ के 2 बॉडीगार्ड खड़े 2 आदमियों को कांटे वाले चाबुक से मार रहे थे। उन आदमियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन आदमियों के शरीर से खून किसी पानी के जैसा बह रहा हो। वही उन दोनों आदमियों के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। कांटे वाले चाबुक से मार खाने की वजह से उन आदमियों के शरीर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी सिद्धार्थ अपने एक हाथ को उठाकर अपने दोनों बॉडीगार्ड को रोकने का इशारा करता है। वही सिद्धार्थ का इशारा पाकर दोनों ही बॉडीगार्ड रुक जाते हैं और अपने सर को झुकाकर पीछे हो जाते हैं। वह दोनों ही बॉडीगार्ड जैसे पीछे होते हैं सिद्धार्थ अपने कदमों को फर्श पर गिरे उन दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा देता है। सिद्धार्थ के चेहरे की स्माइल इस वक्त किसी शैतान के जैसी लग रही थी जो अपने शैतानी रूप में आ रहा था। सिद्धार्थ अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल लिए उन दोनों आदमियों के पास नीचे फर्श पर अपने एक घुटने के बल बैठ जाता है और अपने एक हाथ को बढ़ाकर उन दोनों लड़कों में से एक लड़के के बाल को बेरहमी से पकड़कर खींचते हुए उस लड़के की आंखों में देखते हुए अपनी बेहद डरावनी आवाज में कहता है, तुम जैसे 2 टके के इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरी सोना को देखने की? तुम जैसे 2 टके के इंसान ने अपनी गंदी नज़र उसे पर डाली। मैं उस पर किसी के गंदे साए को भी नहीं पड़ने देत। और तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने उसके ऊपर अपनी गंदी नज़र डाली। तो बताओ तुम्हारे इस गुनाह की तुम्हें क्या सजा दी जाए? वेट ए मिनट, मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें सजा तो मैं दूंगा ना, और तुम्हारी सजा मुकद्दर भी मैं ही करूँगा। सिद्धार्थ उसे लड़के से इतना कहकर अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ा देता है। वही सिद्धार्थ की नज़रों में इस वक्त पागलपन साफ नजर आ रहा था। सिद्धार्थ अपनी बातों को कहते हुए किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था। वही सिद्धार्थ के हाथों को बढ़ा हुआ देखकर सिद्धार्थ का एक गार्ड जो वहां पर खड़ा रहता है वह उस सेल्फ में रखे एक ब्लैक कलर के शीशे की बोतल को उठाता है और सिद्धार्थ के हाथों में थमा देता है। वही उसे बोतल को पकड़ के सिद्धार्थ अपने दोनों गार्डों को कुछ इशारा करता है। वही सिद्धार्थ का इशारा पाकर वह दोनों ही गार्डन सिद्धार्थ के हाथों से उसे लड़के को ले लेते हैं। जिस लड़के को सिद्धार्थ ने पकड़ा था वही वह दोनों ही गार्ड उसे लड़के की दोनों आंखों को खोल देते हैं। वही वह लड़का जो पहले ही चाबुक से मार खाकर बेसुध सा पड़ा हुआ था वह ज्यादा हिल डुल नहीं पा रहा था। वह बस अपने साथ होते हुए हश्र को देख रहा था।
इधर उन दोनों की आंखों को खोलते ही सिद्धार्थ अपने हाथ में पड़े शीशे की ब्लैक कलर की बोतल को खोलना है और इसी के साथ उसमें से लिक्विड जैसा कुछ उसे लड़के की आंखों में डाल देता है। वही वह लिक्विड जैसे ही उस लड़के की आंखों में पड़ती है वह लड़का पागल जैसा चिल्लाने लगता है। इसके साथ ही वह दोनों गार्ड भी जल्दी से पीछे हट जाते हैं। वही वह लड़का अपने दोनों आंखों पर अपने दोनों हाथों को रखकर पागलों के जैसे चिल्लाई जा रहा था। उस लड़के के चिल्लाने से उसके बगल में लेटा हुआ दूसरा लड़का वह अपने आप को पीछे खींचते हुए अपने साथी को डरी हुई नजरों से देख रहा था। वही कुछ ही पल में उसे लड़के की आंख किसी पानी के जैसे बहने लगती है। सिद्धार्थ के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। सिद्धार्थ बिना एक्सप्रेशन के अपने सामने अपने दोनों हाथों को अपनी आंख पर रखे हुए लड़के को चिल्लाते हुए देख रहा था। दरअसल इस बोतल में एक ऐसा लिक्विड था जो तेजाब के बराबर माना जाता था, लेकिन एसिड नहीं। वही उस लड़के की अब तक आंखें बह चुकी थी। उस लड़के की बहती हुई आंखों को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भी दया की भाव नहीं थी। वही सिद्धार्थ अब दूसरे लड़के की तरफ मुड़ता है। वही वह दूसरा लड़का सिद्धार्थ को देखकर अपने आप को जमीन पर ही घिसटाते हुए पीछे खिसक रहा था। वह लड़का पीछे खींचते हुए अपने सर को नामे हिलता जा रहा था। इधर सिद्धार्थ उसे लड़के के सर को नामे हिलता देख अपने चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट लाता है और उस लड़के से कहता है, सिद्धार्थ डोंट वरी, मैं तुम्हें इससे बिल्कुल नहीं मारूंगा। अरे अगर तुम दोनों को एक ही चीज से सजा मिलेगी तो तुम दोनों ऊपर जाकर एक दूसरे से यह बात कैसे शेयर करोगे कि तुम दोनों को मरने में कितना ज्यादा दर्द हुआ। उस लड़के से अपनी बात कहकर सिद्धार्थ अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए ही अपने हाथों में पकड़े हुए बोतल को अपने गार्ड की तरह बढ़ा देता है। वही सिद्धार्थ का गार्डन सिद्धार्थ के हाथों से बोतल ले लेता है और सिद्धार्थ के हाथों में एक तेज धार नोकीली चाकू पकड़ा देता है। वह चाकू दिखने में बहुत ही अलग था, इसके साथ ही वह चाकू पूरी तरीके से शार्प था। सिद्धार्थ अपने हाथों में पकड़े हुए चाकू को देखकर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए उस लड़के की तरफ आगे बढ़कर उसे लड़के से कहता है, जानते हो ये जो मेरे हाथों में चाकू है ये थोड़ा यूनिक है। ये हाथों में रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब इस चाकू का जख्म थोड़ा सा भी शरीर के अंदर जाता है तो यह चाकू अपना जहर छोड़ना शुरू कर देता है। इसे मैं अपने नज़रों के सामने बनवाया है, ये काफ़ी यूनिक है। मैंने ये तुम जैसे लोगों के लिए ये बनाया है जो अपनी गंदी नज़रें काबू नहीं कर सकते। सिद्धार्थ इतना कहकर उस लड़के के पास नीचे बैठ जाता है। इसके साथ ही सिद्धार्थ उसे लड़के के कान को अपने हाथों से दबोच लेता है। वही वह लड़का जो पहले ही अधमरा हो गया था वह सिद्धार्थ की पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। वही सिद्धार्थ उसे लड़के की आंखों में देखते हुए उसे लड़के से कहता है, अपने दोस्त से ऊपर जाकर मिलना और उसे यह बताना कि तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द हुआ, तुम कितने ज़्यादा तड़पे। साथ ही तुम लोग यह अफसोस भी मानना कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सोना पर अपनी गंदी नज़र डालने की। सिद्धार्थ उसे लड़के से अपनी बात कहते हुए एक झटके में वह चाकू उसे लड़के के गले पर सीधा अंदर डाल देता है। वही सिद्धार्थ के ऐसे करते हैं उसे लड़के की आंखें बाहर आने लगती है। इसके साथ ही उसे लड़के के मुंह से खून भी बाहर आने लगते हैं। वही सिद्धार्थ अभी भी उसे लड़के की आंखों में देखते हुए वह चाकू उसके गले से होते हुए उसके सीने को चीरते हुए उसके पेट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सिद्धार्थ ही करते हुए किसी हवन से काम नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ उस लड़के के गले से लेकर सीने को चीर देता है। वही सिद्धार्थ के ऐसा करते ही उस लड़के की खून की नदियां पूरे फर्श पर बिखर जाती हैं। एपिसोड 68 एक्सप्रेशनलेस आरिश और सिद्धार्थ और सच्चाई। अब तक लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। वही सिद्धार्थ उसे लड़के की आंखों में देखते हुए उसे लड़के से कहता है, अपने दोस्त से ऊपर जाकर मिलना और उसे यह बताना कि तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द हुआ, तुम कितने ज़्यादा तड़पे। साथ ही तुम लोग यह अफसोस भी मानना कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सोना पर अपनी गंदी नज़र डालने की। सिद्धार्थ उसे लड़के से अपनी बात कहते हुए एक झटके में वह चाकू उसे लड़के के गले पर सीधा अंदर डाल देता है। वही सिद्धार्थ के ऐसे करते हैं उसे लड़के की आंखें बाहर आने लगती है। इसके साथ ही उसे लड़के के मुंह से खून भी बाहर आने लगते हैं। वही सिद्धार्थ अभी भी उसे लड़के की आंखों में देखते हुए वह चाकू उसके गले से होते हुए उसके सीने को चीरते हुए उसके पेट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सिद्धार्थ ही करते हुए किसी हवन से काम नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ उस लड़के के गले से लेकर सीने को चीर देता है। वही सिद्धार्थ के ऐसा करते ही उस लड़के की खून की नदियां पूरे फर्श पर बिखर जाती हैं। अब आगे सिद्धार्थ अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के उस लड़के को देखे जा रहा था। वही सिद्धार्थ कुछ देर तक उस लड़के को देखता है, फिर अपनी जगह से खड़े होकर एक नज़र
उसे लड़के को देखता है जिसके आंखों में सिद्धार्थ ने लिक्विड डाल दिया था। वही सिद्धार्थ जब यह महसूस करता है कि उस लड़के की धीमी सांस अभी भी चल रही है, तो सिद्धार्थ उसे लड़के की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। सिद्धार्थ उस पहले लड़के के पास जाकर चेक करता है, तो पता है उसकी आंखें तो बंद चुकी है, लेकिन उसकी सांस अभी भी धीरे धीरे चल रही है। वही सिद्धार्थ जब उसकी सांस को महसूस करता है तो वह अपने हाथों में पड़े हुए खंजर को उठाकर उसे लड़के के सीने पर वार कर देता है। वही सिद्धार्थ के ऐसा करते ही उस लड़के के मुंह से खून की उल्टी हो जाती है और इसी के साथ उस लड़के का शरीर पूरी तरीके से ठंड पड़ जाता है। वही उस लड़के की शरीर को ठंडा पड़ता देख सिद्धार्थ अपनी जगह से उठकर शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए हुए मुस्कुराता है और उन दोनों लड़कों से कहता है, ये सजा बहुत कम थी, मैं इससे भी ज़्यादा खराब सजा देता हूँ, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है क्योंकि मुझे मेरी सोना और मेरे बच्चों के पास जाना है। सिद्धार्थ उन दोनों लड़कों से इतना कहकर अपने कदमों को सेल से बाहर बढ़ा देता है। सिद्धार्थ सेल से बाहर आता है और उसी के पीछे सिद्धार्थ के गार्ड भी बाहर आते हैं। वही सिद्धार्थ उस रूम से भी बाहर आ जाता है जहां वह सेल्फ था। सिद्धार्थ उस रूम से बाहर आकर उस घर में ही बने एक और रूम की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। सिद्धार्थ जब उसे रूम में पहुंचता है तो वह रूम एक सिंपल सा बेडरूम था। वही उस बेडरूम के बेड पर सिद्धार्थ के कपड़े रखे हुए थे, जो इस वक्त सिद्धार्थ के पहने हुए कपड़े से मैचिंग कर रहे थे। सिद्धार्थ उस कपड़े को एक नज़र देखकर अपने कदमों को वॉशरूम की तरफ बढ़ा देता है। कुछ देर वॉशरूम में रहने के बाद सिद्धार्थ वह वापस से रूम में आता है और अपने कपड़ों को उठाकर चेंज कर लेता है। सिद्धार्थ कपड़े चेंज करने के बाद रूम से बाहर निकलता है और बिना किसी से कुछ कहे और सुने बगैर घर से बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ जब घर से बाहर आता है तो उसके पीछे पीछे वही बॉडीगार्ड बाहर आता है जिसने दूर ओपन किया था। सिद्धार्थ उस बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है जिसे समझकर वह बॉडीगार्ड अपने सर को हाँ में दिला देता है। वही सिद्धार्थ अब अपने कार में बैठ जाता है और अपने कार को ड्राइव करते हुए उसे जगह से निकल लेता है। वही सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है। सिद्धार्थ कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद अपने पैलेस पहुंच जाता है। सिद्धार्थ अपने पैलेस पहुंचकर कार से निकलता है और अपने कदमों को पैलेस की तरफ बढ़ा देता है। वही सिद्धार्थ जैसे ही अपने कदमों को पैलेस के अंदर रखने वाला था कि तभी सिद्धार्थ अपने कदमों को रोक लेता है। इसके साथ ही सिद्धार्थ अपने चेहरे पर बिल्कुल डिसेंट स्माइल लाकर मुस्कुरा देता है। सिद्धार्थ के चेहरे पर आई हुई यह डिसेंट स्माइल सिद्धार्थ को बिल्कुल अलग बना रही थी, जो उन लड़कों को मारते वक्त और इस वक्त में जमीन आसमान का फर्क था। सिद्धार्थ अपने चेहरे पर डिसेंट स्माइल बनाकर रखते हुए अपने कदमों को अपने पैलेस के अंदर बढ़ा देता है। वही सिद्धार्थ जब पैलेस के अंदर पहुंचता है तो पता है सोना अपने बेटे और बेटी के साथ बैठकर किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। इधर सोने के खिलखिला के हंसते हुए चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर आई हुई स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और सिद्धार्थ जाकर सोना के बगल में बैठ जाता है। वही सिद्धार्थ को आया हुआ देखकर सोना भी सिद्धार्थ की गोद में चढ़कर बैठ जाती है और बंदर के बच्चे की तरह सिद्धार्थ से लिपटे हुए सोना अपने सिर को सिद्धार्थ के सीने में घूमते हुए सिद्धार्थ से कुछ बातें कहने लगती है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ भी हंस पड़ता है। वही उसने कसकर सोना कुछ अपनी बाहों में थाम रखा था ताकि सोना गिरे ना। दूसरी तरफ आरिश की कार आकर आरिश के डाक पैलेस के बाहर रुकती है। वही आरिश अपनी कार से निकलकर अपने कदमों को अपने पैलेस की तरफ बढ़ा देता है। उसके चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखों में कठोरता भरी हुई थी। आरिश जब अपने पैलेस के अंदर जाकर अपने लिविंग हॉल में जाता है तो आरिश अपनी जगह पर रुक जाता है और हैरानी के साथ सामने देखने लगता है। आरिश अपने सामने का नज़ारा देखकर बिल्कुल हैरान खड़ा था। आरिश अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान था। वह अजीब नज़रों से अपने सामने की तरफ देखने लगता है जहां पर उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई थी। वही काकी उसकी माँ के बगल में ही सोफे के पास खड़ी थी और दोनों ही आपस में कुछ बात कर रहे थे। अपनी माँ को यहाँ देखकर आरिश सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उसकी माँ यहाँ पर आ जाएगी। उसने पहले ही अपनी माँ को यहाँ आने से मना कर दिया था। आरिश नहीं चाहता था कि इस समय उसकी माँ उसके पास आए, क्योंकि आरिश इस समय जिस तरह से रहता था वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे हालत में देखें, और न ही बारिश की चाहता था कि कभी भी उसकी माँ को उसकी और आर्या के रिश्ते के बारे में पता चले। उसने आज तक अपने और आर्या के रिश्ते की सच्चाई अपने माँ से छुपा कर रखा था। उसने अभी तक अपनी माँ को यह नहीं बताया था कि उसने आर्या के साथ क्या किया है। आरिश जानता था कि उसकी माँ आर्या को कितना ज़्यादा पसंद करती है
और उसकी माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी आरिश ने छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा सलूक किया है। और यही कारण था कि आरिश नहीं चाहता था कि उसकी माँ यहाँ पर आए, क्योंकि अगर एक बार उसकी माँ यहाँ आती तो कहीं ना कहीं से उन्हें के पास जरूर पता चल जाती, और एक बार अगर बात पता चल जाए तो जाहिर सी बात है आरिश की माँ उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाली थी। और सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि उन दोनों के ही रिश्ते में एक कड़वाहट भी घुल जाएगी। आरिश अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा देता है। उसने अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं थे। आरिश आकर अपनी माँ के बगल में बैठता है और उसके फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए वह धीरे से बोला, माँ आप यहाँ, और अपने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं, और क्या डैड आपके साथ नहीं आए हैं? आरिश के सवाल पर आरिश की माँ आरिश की तरफ देखती हैं। उसके बाद फिर वह अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, वह इस समय एक मीटिंग की वजह से बाहर ही हैं। वह अगली सुबह तक यहाँ पर आएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर आज बस गहरी सांस लेता है। उसके बाद काकी तरफ देखते हुए बोला, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप माँ का ख्याल रखें। इतना कहकर आरिश तुरंत ही अपनी जगह से उठकर कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। पर वह ज़्यादा आगे जा पाता उससे पहले ही बारिश की माँ अपनी जगह से उठाते हुए आरिश को रोकते हुए बोली, आखिर तुम्हें हो क्या गया है आरिश? तुम पहले तो इस तरह से नहीं थे। तुम हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते थे। फिर तुम्हें इन सालों में हुआ क्या है जो तुम एक बार भी तुम हमसे मिलने नहीं आते हो, और यहाँ तक कि तुम हमें भी यहाँ पर आने की परमिशन नहीं देते हो। आखिर बात क्या है? तुम छुपा क्या रहे हो? और ना ही तुमने आज तक ये बताया कि हमारी बच्ची को हुआ क्या था, वह कैसे हमें छोड़कर चली गई। हम हमेशा उससे बातें किया करते थे, वह हमेशा खुश रहा करती थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वह हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई? ना तो तुम हमें ये चीज़ बताते हो और ना ही तुमने, आरिश की माँ की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन्हें बताने की परमिशन दी हुई है। ये भी हमें कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है आरिश? मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ कि हमारी बच्ची को हुआ क्या था? क्यों वह हम सबको अकेला छोड़कर इस तरह से चली गई? आखिर वजह क्या थी? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बच्ची इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी। आरिश, जिस वजह को तुमने बताया है कि हमारी बच्ची ने खुद ही हमसे दूर जाने का फैसला लिया है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ तो उसके साथ कि वह हम सबके बीच रहना नहीं चाहती थी? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उसे यह कदम उठाना पड़ा था? क्यों उसने ये कदम उठाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? आखिर ऐसी कौन सी इतनी बड़ा वजह रही होगी जो हम सबसे दूर हो गई उसके लिए? बोलो आरिश, तुम चुप क्यों हो? कब तक? आखिर कब तक तुम हमें सच से रूबरू नहीं होने दोगे? कब तक तुम इस सच को हमसे छुपाते फिरोगे? एक न एक दिन ये सच बाहर जरूर आएगा, और अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ आरिश तो मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ईगोस्टिक इंसान हो, लेकिन अगर तुम्हारे इस ईगो की वजह से हमारी बच्ची हमसे दूर हुई होगी तो तुम भूल जाना कि कभी तुम्हारी एक फैमिली थी। आरिश, जो कि दूसरी तरफ अपना मुंह किए हुए अपनी माँ की सारी बातें सुन रहा था, वह अपनी माँ के कहे हुए आखिरी लाइन को सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। वह जानता था कि उसकी माँ आर्या से कितना ज़्यादा प्यार करती है, और जिस दिन आर्या के सच्चाई उनके सामने आएंगे उसे दिन ये होना तय था जो उन्होंने अभी अभी अपने मुंह से कहा था। वही काकी जो कि आरिश की माँ की सारी बातें सुन रही थी, वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए आरिश तो कभी उसकी माँ तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी, पर वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। आरिश अपनी माँ की बात सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहता, उल्टा वह अपने हाथों को छुड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आरिश उसको आज फिर एक बार बिना कुछ बोले जाता हुआ देखकर आरिश माँ गहरी सांस लेती है और वह सोफे पर बैठ जाती है और फिर अपनी बेबस नज़रों से काकी की तरफ देखते हुए बोली, कम से कम आप तो हमें बता दीजिए कि आखिर वजह क्या है और सच्चाई क्या है? कब तक इस तरह से घूट घूट कर जीत रहेगा हमारा बच्चा? कब तक उसे ऐसे अंधेरी भरी जिंदगी में रहना पड़ेगा? मैं नहीं देख सकती उसे इस हालत में। माँ का दिल है अपने बच्चों को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर उससे कहीं ज़्यादा तड़प महसूस होती है। आप ही तो माँ है, आप हमारी तकलीफ को समझ हमें सच्चाई बता दीजिए। काकी आज इसकी माँ की तकलीफ है अच्छी तरह से समझ रही थी, पर वह खुद भी मजबूर थी। वह बिना आरिश के परमिशन के अपने मुंह से आर्या और आरिश के रिश्ते की सच्चाई कभी भी उसकी माँ के आगे नहीं आने देना चाहती थी, और ऐसा आर्या खुद भी नहीं चाहती थी कि कभी भी आरिश के माँ के सामने उसके और आरिश के रिश्ते की सच्चाई आए।
अगर आर्या ऐसा कभी चाहती तो वह खुद ही बारिश की माँ को सब कुछ बता देती। वह 3 सालों तक इस तरह से आरिश का टॉर्चर नहीं सहती। वह 3 सालों तक हर रात आरिश का गुस्सा, उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं करती, और जब आर्या ने इतना कुछ सहने के बाद भी उसे सच को बाहर नहीं आने दिया है, तो फिर काकी उस सच को कैसे बाहर ला सकती थी। एपिसोड 69 फ्लैशबैक। दर्दनाक यादें। अब तक कब तक उसे ऐसे अंधेरी भरी जिंदगी में रहना पड़ेगा। मैं नहीं देख सकती उसे इस हालत में। माँ का दिल है अपने बच्चों को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर उससे कहीं ज्यादा तड़प महसूस होती है। आप ही तो माँ है, आप हमारी तकलीफ को समझ हमें सच्चाई बता दीजिए। काकी आज इसकी माँ की तकलीफ है अच्छी तरह से समझ रही थी, पर वह खुद भी मजबूर थी। वह बिना आरिश के परमिशन के अपने मुंह से आर्या और आरिश के रिश्ते की सच्चाई कभी भी उसकी माँ के आगे नहीं आने देना चाहती थी, और ऐसा आर्या खुद भी नहीं चाहती थी कि कभी भी आरिश के माँ के सामने उसके और आरिश के रिश्ते की सच्चाई आए। अगर आर्या ऐसा कभी चाहती तो वह खुद ही बारिश की माँ को सब कुछ बता देती। वह 3 सालों तक इस तरह से आरिश का टॉर्चर नहीं सहती। वह 3 सालों तक हर रात आरिश का गुस्सा, उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं करती, और जब आर्या ने इतना कुछ सहने के बाद भी उसे सच को बाहर नहीं आने दिया है, तो फिर काकी उस सच को कैसे बाहर ला सकती थी। अब आगे नूर आरिश की माँ के इतना पूछने के बाद भी काफी नूर जी को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती हैं। वही जब वह देखते हैं कि काकी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही है, तो वह भी गुस्से से अपनी जगह से उठकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। वही काकी नूर जी को इस तरह से ज्यादा हुआ देखकर बेबसी से बस अपने सर को हिला देती हैं। उसके बाद वह भी किचन में चली जाती। इधर आरिश जो कि अपने कमरे में आ चुका था, वह इस समय बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसके दिमाग में बार बार रहकर अपनी माँ के ख्याल आ रहे थे। बार बार उसके दिमाग में अपने माँ के किए हुए सवाल गूंज रहे थे। आरिश आज भी काफी ज्यादा मजबूर खुद को महसूस कर रहा था। उसने इतने सालों में आज तक अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वह अपनी माँ को सच्चाई के बारे में बताएं। वह खुद को इतना ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था। न तो वह अपने मुंह से सच्चाई को अपनी माँ को बता सकता था, और न ही वह सच्चाई को अपनी माँ के सामने आने देना चाहता था, क्योंकि एक वही सच्चाई थी जो आरिश से हमेशा हमेशा के लिए उसकी फैमिली को छीन लेगा। जाने अनजाने में आरिश ने जो गलतियां की थी, वह आज जाकर आरिश को एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां आरिश फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। आरिश शावर के नीचे खड़े अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़े हुए, अपनी आंखें बंद किए हुए किसी ख्यालों में गुम था। फ्लैशबैक। डार्क पैलेस। आर्या को शादी करके इस घर में आए हुए साल भर हो चुके थे, पर इन साल भर में उसके अंदर कहीं ना कहीं आप भी बचपन छिपी हुई थी। हर दिन आरिश का गुस्सा सहने के बाद भी उसके बचकानी हरकतें अब भी उसके ऊपर हावी हो ही जाती थी। आर्या इस समय हॉल में मौजूद थी और काकी इस समय किचन में खाना बना रही थी। इस समय आर्या थोड़ी बहुत काकी से बातें कर लिया करती थी, पर ज्यादातर वह अकेले ही रहा करती थी। अभी आर्या अकेली चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी फोन रिंग करता है। आर्या तुरंत ही झटके से फोन को अपने हाथों में उठा लेती है। फोन उठाते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ से बारिश की मां नूर, जिसने आर्या को कॉल किया था, आर्या के कानों में जैसे ही उसकी आवाज सी जाती है, आर्या चहकते हुए उनसे बातें करने लगती है। आर्या की चहकने की आवाज से पूरे हॉल में गूंज रही थी। वही काकी जो कि किचन में खाना बना रही थी, वह बाहर निकलकर देखती है तो आर्या को इतना खुशी से किसी से बातें करता हुआ देखकर वह भी मुस्कुराते हुए वापस से किचन में चली जाती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इस समय आर्या को किसका कॉल आया होगा। आर्य को बातें करता हुआ देखकर, हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर उन्हें भी कहीं ना कहीं सुकून मिलता था। पर इस समय सुबह का समय था, अभी 9 बजे भी नहीं बजे थे, और आर्या इतनी जोर जोर से बातें कर रही थी। काकी को यह भी डर था कि कहीं आरिश अपने कमरे से बाहर न आ जाए, और उनका डर भी सही साबित हुआ। अभी आर्या घूम घूम कर पूरे हॉल में बच्चों की तरह उछलते हुए नूर से बातें कर ही रही थी कि तब भी अपने कमरे से निकलते ही आरिश की नज़र आर्या पर पड़ जाती है। आर्य को इतना ज्यादा खुश और मुस्कुराता हुआ किसी से बातें करता हुआ देखकर आरिश तुरंत ही उसकी आंखें सिकुड़ जाती है, और वह गुस्से से आर्या की तरफ घूर कर देखने लगता है, और वह धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए नीचे हॉल में चला आता है। आरिश हवा में आता है तो वह देखता है कि आर्या का अब तक भी ध्यान उसके ऊपर नहीं गया, बल्कि वह तो अपने ही किसी दुनिया में खोई हुई है। आर्या कभी चलकर इधर जाती तो कभी उधर जाती, उसने पूरे हॉल में चक्कर काट रखा था। वही आरिश आर्या को इस तरह से पूरे हॉल में घूमता हुआ देखकर गुस्से से अपने दांत पीस ले रहा था, और अगले ही पल में तेजी से अपने कदम बढ़ाकर आर्या के पास जाता है और झटके से उसके हाथ से फोन एकदम से छीन लेता है।
आर्या जो कि अभी तक हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, वह आरिश के इस तरह से फोन छीन लेने से तुरंत ही हड़बड़ाते हुए आरिश की तरफ देखने लगती है। पर अपने सामने खड़े आरिश की तरफ देखकर आर्या एकदम से शांत हो जाती है। अब तक जो स्माइल उसके चेहरे पर थी वह एकदम से गायब हो जाती है। वही उसके आंखों में एक गुस्सा और एक डर अपनी जगह बना लेता है। आर्या की आंखों में गुस्सा तो था, पर साथ उसके चेहरे पर एक डर भी नजर आ रहा था। गुस्सा इस बात का कि आरिश ने इस तरह से फोन जबरदस्ती उससे छीन लिया था। वह इस समय किसी से बातें कर रही थी और आरिश से तो ये भी नहीं देखा जा रहा था कि वह थोड़ी देर किसी से बातें कर ले, हंस ले, मुस्कुरा ले। और डर इस बात का कि आर्या को ये डर था कि कहीं आरिश फिर से उसके साथ जबरदस्ती न करने लगे। आरिश का यही तो काम था, वह जब भी गुस्सा होता था उसका गुस्सा इसी तरह से आर्या पर उतरता था और उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती थी कि आर्या को इससे कितनी तकलीफ हो रही है या फिर वह इस वजह से कितने ज़्यादा दर्द से गुजर रही है, उसे कितने ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रही है। उसे बस फर्क था तो सिर्फ इस बात का कि उसका गुस्सा इस सब करने से शांत होता है। आर्या इस समय चुपचाप आरिश के सामने खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ से बार बार हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी और दूसरी तरफ से नूर बार बार आर्या को बच्चा बच्चा कहकर पुकार रही थी। पर इस तरफ से आर्या की एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, न ही वह अपने हाथों को आगे बढ़ा रही थी। और आरिश से फ़ोन लेने के लिए वह चुपचाप अपने सर को झुकाए हुए वहीं खड़ी रह जाती है। इधर आरिश बिना कुछ बोल ही फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है और उसे वापस से टेबल पर रखकर घुरकर आर्या को देखता है। वही काकी जो कि किचन के दरवाजे के पास ही खड़े होकर यह नज़ारा देख रही थी। उनके चेहरे पर एक मायूसी छा जाती है और कहीं ना कहीं बस समझ भी जाती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। वही आरिश फ़ोन को टेबल पर रखते हैं आर्या को घूरते हुए अपना हाथ बढ़ाता और आरिथा की कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए सीधा ऊपर तरफ ले जाने लगता है। इस तरह से खींचने से आरिश अपने हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन में बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? हमारा हाथों को छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। पर बारिश पर तो जैसे आर्या की किसी भी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह आर्या को इस तरह से खींचता हुआ सीधा ऊपर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। वहीं आर्या अपने हाथों की तरफ देख रही थी। आरिश की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि आरिश की पकड़ की वजह से उसके हाथों में अब दर्द होने लगा था, पर आरिश था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आर्या अपने नाम आंखों से आरिश की तरफ से देख रही थी। वही आरिश उसे खींचता हुआ सीधा कमरे में लेकर आता है और झटके के साथ उसे ले जाकर बेड पर छोड़ देता है। आर्या इस झटके के लिए तैयार नहीं थी और वह जाकर सीधा अपने मुंह के बल ही बेड पर गिरती है और अगले ही पल तुरंत ही सीधी होकर बेड पर बैठ जाती है और हैरान नज़रों से आरिश की तरफ देखने लगती है। वह आरिश गुस्से से अपने दोनों हाथों को अपने पेट के पॉकेट में डाले हुए आर्या को घर कर देख रहा था और इसकी नज़रों को देखते हुए आर्या कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपना सर झुका लेती है। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों को समेट रखा था, वह बिल्कुल खामोश थी। आर्या को इस तरह से देखने के बाद भी आरिश के चेहरे के इमोशंस बिल्कुल भी नहीं बदलते, उल्टा वह गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती? कितनी बार कहा है मैंने कि मेरी परमिशन के बगैर ना तो तुम्हें इस घर से बाहर निकालने की इजाज़त है और ना ही किसी से फ़ोन पर बातें करने की। तुम्हें एक बार में मेरी बातें ठीक से सुनाई नहीं देती, या फिर तुम्हें एक बार में मेरी बातें समझ में नहीं आती, या फिर तुम्हें बार बार दर्द सहने में मज़ा आता है, या फिर यह कह लो कि तुम्हें वह सब में मज़ा आता है, इसलिए तुम बार बार वही गलतियाँ करती हो। आर्या जो कि चुपचाप आरिश की सारी बातें सुन रही थी, वह आरिश के इस बात को सुनकर तुरंत ही अपने छोटे से सर को ऊपर उठाकर देखती है। उसके नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वह आरिश को किसी मासूम बच्चे की तरह देख रही थी। वहीं आर्या की आंखों में उन मासूमियत को देखते हुए एक पल को आरिश शांत हो जाता है, पर अगले ही पल उसकी मुठिया कस जाती है और वह गुस्से से आर्या की तरफ देखते हुए बोला, अपना यह मासूमियत का खेल किसी और के पास खेलना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक रंग से वाकिफ हूँ, इसलिए मेरे साथ तो यह मासूमियत वाला खेल तुम खेलने की सोचना भी मत। आरिश की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। वही आरिश के इस बात को सुनकर आर्या एक बार फिर से अपना सर झुका लेती है, क्योंकि आरिश हर बार उसे इसी तरह से कहता था, न तो वह उसकी एक भी बात सुनता था और न ही वह उस पर रहम करता था, इसलिए आर्या उससे कुछ भी नहीं कहती थी। वही आरिश आर्या को इतना शांत देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा होने जा रहा था। आरिश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समय आर्या से कैसे रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जब आरिथा खुशी से चहकते हुए उसकी माँ से बात कर रही थी तो वह उसे देखा नहीं गया और अब आर्या जब शांत है
तो ये भी उसे देखा नहीं जा रहा है। आखिर वह चाहता क्या है आर्या से? वही आरिता भी खामोशी से बैठी हुई थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह आरिश से क्या कहे, और उसे साथ यह भी डर लग रहा था कि अगर उसने ऐसा कुछ कह दिया तो आरिश फिर से गुस्सा होगा, और वह आरिश के गुस्से को बिल्कुल भी सहना नहीं चाहती थी। एपिसोड 70। अगले 10 मिनट में मुझे डॉक्टर चाहिए। अब तक क्योंकि आरिश हर बार उसे इसी तरह से कहता था, न तो वह उसकी एक भी बात सुनता था और न ही वह उस पर रहम करता था, इसलिए आर्या उससे कुछ भी नहीं कहती थी। वही आरिश आर्या को इतना शांत देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होने जा रहा था। आरिश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समय आर्या से कैसे रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जब आरिथा खुशी से चहकते हुए उसकी माँ से बात कर रही थी तो वह उसे देखा नहीं गया, और अब आर्या जब शांत है तो ये भी उसे देखा नहीं जा रहा है। आखिर वह चाहता क्या है आर्या से? वही आरिता भी खामोशी से बैठी हुई थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह आरिश से क्या कहे, और उसे साथ यह भी डर लग रहा था कि अगर उसने ऐसा कुछ कह दिया तो आरिश फिर से गुस्सा होगा, और वह आरिश के गुस्से को बिल्कुल भी सहना नहीं चाहती थी। अब आगे थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद जब आर्या कुछ भी नहीं कहती है तो आरिश अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है, और वह तुरंत ही वहां से मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगता है। पर आर्या अपनी आदत से मजबूर तुरंत ही अपना सर उठाकर आरिश को कमरे से बाहर जाता हुआ देखकर धीरे से अपनी प्यारी सी आवाज में आरिश से पूछ बैठी है, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? बस इतना पूछना था कि आरिश की आंखें एक बार फिर से चढ़ जाती है, और वह पलटकर अपनी तिरछी नजरों से आर्या की तरफ देखता है, जो कि बेड पर बैठी हुई अपनी टिमटिमाते नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। आर्या की नजरों को देखते हुए आरिश गुस्से से दांत पीसते हुए अपने कदम अब दरवाजे की तरफ से वापस बेड की तरफ घुमाते हैं, और वह बेड के पास आकर अपने हाथों को बांधते हुए आर्या की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए बोला, मतलब तुम कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली हो। आरिश इसके ऐसा कहने पर आर्या और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या अब कुछ नया ऐसा क्या कर दिया, पर फिर भी वह कुछ भी नहीं कहती और अपनी टुकुर टुकुर आंखों से आरिश को देखती रहती है, और आर्या की यही नजरें आरिश का खून खौला रही थी। आरिश आर्या की आंखों में मासूमियत देख पा रहा था, पर उसे आर्या के मासूमियत से नफरत हो रही थी। आरिश आर्या की तरफ देखते हुए ही झटके से अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के छोटे से चेहरे को अपने हथेलियों में थमता है, और कसकर उसके फूले हुए गालों को दबाते हुए उसकी नीली गहरी आंखों में देखते हुए बोला, अगली बार से कभी भी अपनी यह नजरें मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती हो। अभी जाने दे रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर रहा हूँ, इसके लिए तुम तैयार रहना। इतना कहले आरिश आर्या के चेहरे को दूर झटक देता है और वह कमरे से निकल जाता है। वही आरिश के जाने के बाद आर्या तुरंत ही अपने छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेती है और वह अपने गालों को धीरे धीरे दबाने लगती है। उसके गालों में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहे थे। आरिश ने उसके चेहरे को इतने कसकर पकड़ा था कि उसे ऐसा लगा था कि उसके जबड़े टूट जाएंगे। आर्या के गोरे स्क्रीन पर आरिश की उंगलियों के निशान छप गई थी। वही आर्या की आंखों में आंसू भी हो भर आए थे और वह धीरे धीरे अपने गालों को सहलाते हुए अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को दूसरे हाथ से पोंछ रही थी और सुबकते हुए बेड पर ही बैठी रहती है। वह नीचे जाने के लिए बेड से उठने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती, उल्टा थोड़ी देर बाद में बेड पर लेकर खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। इधर आरिश कमरे से निकलकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही बस सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद काकी तुरंत किचन से निकलकर आर्या के कमरे की तरफ भागती है, पर वह जैसे ही आर्या के कमरे को खोलने की कोशिश करती है तो पाती है कि आर्या का कमरा लॉक है। आर्या के कमरे को लॉक देखकर काकी को समझते देर नहीं लगती है कि आर्या अब तक नीचे क्यों नहीं आई, क्योंकि आरिश ने जाने से पहले ही उसके कमरे को लॉक कर दिया था और अब आर्या तब तक बाहर नहीं आ सकती थी जब तक आरिश ऑफिस वापस नहीं आता है। अब काकी को बेचैनी होने लगता है। एक तो आर्या पहले से ही इतने ज्यादा कमजोर हो गई थी, ऊपर से आरिश आज उसे कमरे में बंद करके गया था। इसका मतलब साफ साफ था कि आज आर्या को पूरे दिन खाना नहीं मिलने वाला था। काकी को घबराहट हो रही थी कि आज आर्या पूरे दिन कैसे रहेगी। काकी आर्या की हरकतों से वाकिफ थी। वह जब से यहाँ आई थी तब से ही काकी ने उसे नोटिस किया था। पहले जब वह आई थी तब तो गोल मटोल थी और चबी सी दिखती थी, पर अब वह इतने ज्यादा पतली हो गई थी कि कोई भी देखकर हम तक बता सकता था कि इन सालों में उसके क्या हालत रही होगी और उसे किस कंडीशन में रखा गया होगा। पर उसकी खूबसूरती वह इतनी खराब कंडीशन में, इतने दर्द और तकलीफ में रहने के बाद भी ढलने का नाम नहीं ले रही थी।
उसकी खूबसूरती आज भी निखर कर दिखती थी। काकी दरवाजे के पास ही अपना हाथ दरवाजे पर रखकर धीरे से कान लगाकर दरवाजे की दूसरी तरफ हो रहे हलचल को सुनने की कोशिश करती है। पर दूसरी तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई थी, जिसे महसूस कर काकी समझ जाती है कि आर्या सो चुकी होगी। क्योंकि जब भी आरिश ऐसा करके जाता था, आर्या पूरे दिन सोकर ही गुजरती थी। क्योंकि आर्या से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, और अगर वह जगी रहती तो उसे हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता है। और आज तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था, जिसकी वजह से वह इस चीज़ की तो उम्मीद कर ही नहीं सकती थी कि उसे 2 घंटे बाद खाना मिलेगा। इसलिए वह हमेशा सोना ही बेहतर समझती थी। कमरे के अंदर की शांति को महसूस करते हुए काकी की आंखों में नमी आने लगती है। कहा कि थोड़ी देर तक वही दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है, और थोड़ी देर बाद वह अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए वहां से हटकर वापस से अपने कमरे में चली जाती है। आज आर्या को पूरे दिन खाना नहीं मिलने वाला था, जिसकी वजह से काकी भी बिना ब्रेकफास्ट किए है अपने कमरे में चली गई थी। शाम के समय आरिश की कार विला की पार्किंग में आकर रुकती है। आरिश के कार रुकने की आवाज़ सुनकर काकी, जो हाल में ही बैठी हुई थी, वह राहत के साथ लेती है, ये सोचकर कि अब आरिश के आने के बाद शायद वह आर्या को खाने के लिए दे दे। वही आरिश अपने कार से बाहर आता है और वह सीधा विला के अंदर आता है। विला के अंदर आते ही उसकी नज़र सीधा हॉल में बैठी काकी के ऊपर जाती है। काकी को देखकर हॉल में देख आरिश उन्हें इग्नोर करता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है, और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है उसकी नज़र सीधा बेड पर जाती है, जहां पर ब्लैंकेट के अंदर है छोटी सी आर्या सुकून से सो रही थी। आर्या को सोता हुआ देखकर भी आरिश बेड की तरफ ना बढ़कर बस सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद आरिश फ्रेश होकर बाहर आता है। उसने इस समय सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर में लपेट रखा था। वो अभी बेड की तरफ देखता ही है कि तक काकी आरिश के लिए काफ़ी लेकर कमरे में आ चुकी थी। काकी की नज़रें बार बार बेड पर ही जा रही थी। उनके हाथों में भले ही आरिश के काफ़ी की मग थी, पर नज़रें तो आर्या पर ही टिकी हुई थी। वही आरिश काकी की नज़रों को महसूस कर पा रहा था, और वो काकी के हाथों से उस काफ़ी के मग को लेते हुए है अपनी कठोर आवाज़ में बोला, उठाए उसे। आरिश का इतना कहना था कि काकी तुरंत भागते हुए बेड के पास जाती है, और वहां आर्या के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर आर्या को जगाने की कोशिश करती है। पर आर्या, जो कि इस समय सुकून से बेड पर सो रही थी, उसकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। काकी इस बार थोड़ा जोर लगाते हुए आर्या का नाम लेते हुए उसके गालों को थपथपाती है, पर आर्या अपनी आंखें नहीं खोलती। आरिथा को कोई भी रिस्पांस न देता हुआ देखकर अब काकी के चेहरे पर घबराहट आने लगी थी। आर्या भले ही गहरी नींद में सोई थी, पर वह इतनी भी गहरी नींद में नहीं सोई थी कि कोई उसे हाथ लगाए और आर्या की नींद ना खुले। आर्या को जागता हुआ ना देखकर काफी तुरंत ही आरिश की तरफ देखती है, और फिर अपने घबराए हुए आवाज में आरिश से बोली, आरिश बाबा। आर्या बेबी अपनी आंखें नहीं खोल रही है। काकी की यह कहने के बाद आदेश अपनी आंखें छोटी करके बेड की तरफ देखता है, और वह अपने कदम सीधा बेड की तरह बढ़ा देता है। उसके बाद बेड के पास आकर धीरे से आर्या के ऊपर झुकते हुए आर्या के गालों को धीरे से थपथपाते हुए बोला, आर्या आंखें खोलो अपनी, उठो और जाकर नीचे खाना खाओ। आरिश के उठाने के बाद भी आरिथा कोई रिस्पांस नहीं देती है। इस बार आरिश की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके टच को महसूस करके आर्या इतनी सुकून से सोई रही ऐसा हो ही नहीं सकता। आरिश अब धीरे से आर्या के हाथों को अपने हाथों में लेता है और बस के नस को चेक करता है, क्योंकि जब वह कमरे में आया था तब भी आर्या बेड पर लेटी हुई थी, और जब वह बाथरूम से फ्रेश होकर आया तब भी आर्या इसी पोजीशन में बेड पर लेटी हुई थी, और उसने पूरी तरह से खुद को ब्लैंकेट से कवर भी कर रखा था, जिसकी वजह से उस टाइम आरिश ने नोटिस तो नहीं किया, पर अब जाकर वह नोटिस कर रहा था। आर्या को मुंह ढककर कभी सोने की आदत नहीं थी। वह भला इतनी देर तक खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट में कवर करके कैसे रख सकती थी। आरिश आर्या के नस चेक करता है तो आर्या की धीमी नस उसके हाथों में महसूस होती है। आर्या की इतनी धीमी नस को महसूस करते हुए आरिश तुरंत अपना फ़ोन साइड टेबल से उठता है और किसी को कॉल करता है। आरिश की कॉल करते ही तुरंत ही दूसरी तरफ से आरिश का कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल के रिसीव होते ही आरिश तुरंत से अपने कठोर आवाज में बोला, अगले 10 मिनट में मुझे मेरे घर पर डॉक्टर चाहिए। आरिश अपनी बात कहकर तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वही आरिश की बात सुनकर काकी हैरानी से आरिश की तरफ देख रही थी, क्योंकि आज पहली बार था जब आरिश खुद से डॉक्टर को कॉल करके बुला रहा था। आरिश काकी नज़रों में हैरानी पहचान चुका था,
पर वह कुछ भी नहीं कहता, उल्टा वो अब आरी के हाथों को छोड़कर वापस से चेंजिंग रूम की तरह बढ़ते हुए बोला, डॉक्टर आ रहे हैं, वह इसे चेक कर लेंगे। आप तब तक कमरे में रही, मुझे और भी बहुत सी कम है। इतना कहकर आरिश चेंजिंग रूम के अंदर चला जाता है। वही काकी एक बार फिर अब हैरानी से आरिश की तरह देखने लगती है। पल भर में आरिश के भाव बदल जा रहे थे। अभी कहाँ आर्या की चिंता में डॉक्टर को बुला रहा था, और अभी वह कहाँ ये कह रहा था कि उसे में बहुत सी कम है और आर्या उसके लिए बोझ है। काकी कुछ भी नहीं कहती है और चेंजिंग रूम की तरफ देखते रहती है, जहाँ थोड़ी देर पहले आरिश गया था। आरिश कपड़े चेंज करके बाहर आता है। वह कैजुअल कपड़े पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आया था और वह एक नज़र बैग की तरफ देखता है और सीधा कमरे से बाहर निकल जाता है।